हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस गुरुजी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आइए आज हम लोग एक नया इनिशिएटिव लिए हैं और एक नई शुरुआत है। यहाँ पे आप लोग जरा से देखिएगा कि जो आने वाला आगामी एग्जाम है 11 फरवरी की, जिसका डेट आज लोक सेवा आयोग के द्वारा घोषित हो चुका है, उसके लिए समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए हम लोग प्रॉपर एक स्ट्रेटजी के तहत, एक रणनीति के तहत हम लोग आज से भूगोल की सीरीज स्टार्ट किए हैं। भूगोल की, और यह बात आप ध्यान रखिएगा कि भूगोल की सीरीज में जो मार्केट में उपलब्ध घटना चक्र किताब है, घटना चक्र की किताब है, उसी किताब को हम लोगों ने आधार बनाया है। घटना चक्र की जो किताब है उसी को हम लोगों ने क्या किया है, आधार बनाया है, और उसी को हमने एक नया आयाम देने का एक प्रयास किया है। एक अद्भुत प्रयास है जिसमें अगर आप लोग ध्यान देंगे तो अभी आपको पीडीएफ में आने वाले स्लाइड में आगे देखने को मिल जाएगा। क्या है, दिस इज अबाउट मी अजय कुमार पटेल। एक्सपीरियंस है, ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारा ज्योग्राफी रहा है, इस चीज को आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग ये देख लीजिए, ये पूरा प्रॉपर हमने अनअकैडमी का एजुकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन किया था। सक्सेसफुली उसको हमने कंप्लीट किया। सेकेंड सेशन में भी हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया, और ये एग्जाम प्लस में हम एजुकेटर थे, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो थोड़ा सा इस हमारे बारे में देख लीजिएगा। कई सारे नंबर ऑफ एग्जाम हमने रिटेन क्वालिफाई किया, क्रैक किया। उसके बाद आइए अब आते हैं हम लोग अपने चैनल की तरफ। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग प्रॉपर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक है, देखिए यहाँ पर एस गुरुजी ऑफिशियल है, और इसको स्कैन करने भी आप सीधे वहां पर पहुंच जाएंगे। तो ये लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा आप लोग। आइए देखिए, यही यहाँ पे हम जो आपको बताना चाह रहे थे कि ये देखिए, घटना चक्र का अगर आप मार्केट में अवेलेबल देखें किताब, जो सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी के लिए डेडिकेटेड किताब है। इसमें क्या है कि जितने भी प्री कम मेंस अभी तक जितने भी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस सभी का एक कंबाइंड संकलन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और एक तथ्यात्मक फैक्ट के साथ। लेकिन हमने उसको थोड़ा रोचक बनाने के लिए क्या किया है कि प्रॉपर, चूंकि ज्योग्राफी बिना मैप की समझ में आती नहीं है, इसलिए हमने क्या किया कि जैसे सामान्य परिचय है, अब अगर इसको स्टार्ट करेंगे तो आपको भी समझ में आ जाए क्या इसका यूजेस है। तो आइए हम लोग सीधे अपने कोर्स पर स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। देखिए, जैसे भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां देश है। अब इन्होंने तो लिख दिया सातवां देश है, तो दिखना भी तो चाहिए कौन कौन सा है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर देखने का प्रयास करें तो पहले नंबर पे आपको रूस देखने को मिलेगा, जो एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। दूसरे नंबर पर अगर बात करेंगे तो कनाडा देखने को मिलेगा, जो उत्तरी अमेरिका का पार्ट है। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो यूएसए देखने को मिलेगा, जो भी उत्तरी अमेरिका का पार्ट है। फिर चौथे नंबर पर अगर हम देखेंगे तो चाइना को देखने को मिलेगा, यह भी एशिया का पार्ट है। पांचवें नंबर पर देखिए ब्राजील है, जो दक्षिण अमेरिका का पार्ट है। और छठवें नंबर पर देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, एक महाद्वीप भी है और एक देश भी है, तो छठवें नंबर पे। और सातवें नंबर पे भारत का नंबर आता है, जो कि एशिया कॉन्टिनेंट से संबंध रखता है। एक बात इसी चीज को यहाँ देखने का जो दिखाने का प्रयास किया गया। देखिए, रूस है, कनाडा है, यूएसए है, चीन है, ब्राजील है, और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का नंबर आता है। उसके बाद लिखा है जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा, चीन के बाद सबसे बड़ा देश है। ये आंकड़ा 2011 का लिया गया है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अभी आपने रिसेंटली रिपोर्ट पढ़ा होगा कि भारत की जो जनसंख्या है वह चीन को पछाड़ करके नंबर 1 पर चली गई है। लेकिन जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो अभी आप 2011 की जनगणना के आंकड़े को लेकर के ही चलेंगे। और ये जब मैप लगा है, थोड़ा सा आप ये समझ जाइए कि टोटल 7 महाद्वीप होते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे पहले नंबर पर, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करते हैं। हाँ, पहले नंबर पे अगर आप देखेंगे, जैसे एशिया महाद्वीप का नंबर आता है। दूसरे नंबर पे आप देख लीजिए अफ्रीका महाद्वीप है। तीसरे नंबर पे यहीं पे यूरोप है। चौथे नंबर पे आप उत्तरी अमेरिका है। पांचवें नंबर पे दक्षिणी अमेरिका है, और छठवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का नंबर आता है। और सातवें नंबर पे कौन सा, आपका अंटार्कटिका महाद्वीप देखने को मिलेगा। एक आठवां महाद्वीप का भी सर्च हुआ है, अभी उसके बारे में आपको आगे हम बताएंगे। उसके बाद देखिए, अगर हम ओशियन की बात करेंगे तो देखिए पैसिफिक ओशियन है। इसी ओशियन का पार्ट आपका इधर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि पृथ्वी कैसी है, चपटी है, एक तरह से गोल है, अंडाकार रूप में है, तो इस तरीके से आपको इधर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बीच में आपको अटलांटिक महासागर और यहाँ पर इंडियन ओशियन देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए हम लोग आगे चलते हैं। क्योंकि ज्यादातर हमारा फोकस इसी किताब के ही इर्द गिर्द रहने वाला है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उसको हम विथ जो है आपका मैप के साथ कवर करेंगे। आइए देखते हैं आगे क्या कहना है कि भारत विश्व का 2.4% भूभाग अधिकृत किए हुए, मतलब जो पूरी विश्व है जिसमें अलग अलग कॉन्टिनेंट है, उस कॉन्टिनेंट में अलग अलग देश है, उसी में एशिया महाद्वीप में भारत अपना, ये जो भारत का स्थान है, तो ये अगर हम पूरे विश्व की बात करेंगे तो पूरे विश्व में इसकी जो स्थान है, जो ये ऑक्युपाइड किया हुआ, जो घेरा हुआ है, वो कितना है,
2.4% है। जबकि अगर आबादी की बात करेंगे, बात ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग आबादी की बात करेंगे तो आबादी कितना है, 17.6% आबादी भारत में निवास करती है। अब उसके बाद अगर हम कर्क रेखा की बात करेंगे जो भारत के बीच लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो उसको हमने मैप में लगा दिया है और मैप में प्रॉपर दिखाने का भी प्रयास किया है। तो पहले पढ़ लेते हैं। देखिए 23.5 डिग्री से उत्तरी अक्षांश से कर्क रेखा गुजरती है जो भारत के लगभग मध्य और बीचों बीच से होकर गुजरती है। और कितने राज्यों से, कुल 8 राज्यों से गुजरती है। उन्हीं 8 राज्यों को हमने यहाँ दिखाया है। यहाँ देख लीजिए, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। ये सब आप लोग पढ़ते रहिएगा, लेकिन हमारा ज्यादा फोकस किस पर, मैप पर ही रहने वाला है। जैसे ये देख लीजिए, इस गुजरात और बहुत सारे रोचक तथ्य भी आपको देखने को मिलेंगे जो नए नए सवाल भी एग्जाम में पूछे गए हैं। हाल ही में बीपीएससी ने जो 6 to 8 का अभी स्कूल का एग्जाम हुआ था, उसमें सब्जेक्ट वाइज भी पूछा था। तो 40 क्वेश्चन आपका जियोग्राफी से पूछे गए थे। उसमें आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन से आप देख लीजिएगा, और 8 से 10 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन में पूछे गए थे। तो जरा उसको देखिएगा कि कितने लेवल पे और कितने क्वेश्चन पूछने का मोड उसने चेंज किया। ज्यादातर एनसीईआरटी पर गुज किया है, कॉन्सेप्ट गया है। जरा से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ देखिए, जैसे आप सब लोगों ने रट रखा होगा कि भाई 8 राज्यों से गुजरती है, कौन कौन राज्य से गुजरती है, सबको पता होगा। उसने क्या पूछा था कि कौन से एरिया से, मतलब जैसे पठारी एरिया से, किस पठारी रीजन से कर्क रेखा सबसे ज्यादा गुजरती है। जैसे यहाँ पर मालवा का पठार दे दिया, दंडकार का पठार दे दिया, छोटा नागपुर का पठार दे दिया। उसके बाद आपका अगर हम बात कर ले तो बुंदेलखंड का पठार दे दिया। तो इस तरह का चीजें अगर आपको देखने को समान अगर अचानक से आ जाएगी तो आपके सामने समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो जरा आप मैप में देखिए कि आपका ये वाला जो रीजन है, अगर कभी राज्य पूछ ले कि किस राज्य में सबसे ज्यादा गुजरती है, तो ये आपको देखने को भी क्लियर चल जाएगा और वैसे उसका भी आंसर निकल जाएगा। देखिए, सबसे बड़ा अगर किसी देश से गुजरती है तो किससे, मध्य प्रदेश से। और यही मध्य प्रदेश के बाद आपका क्या है, मालवा का पठार फैला हुआ है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाता, मालवा का पठार। और अगर सबसे कम पूछ ले, अगर आने वाले कभी एग्जाम में पूछे कि सबसे कम किस राज्य से गुजरती है, तो आपको देखने को भी पता चल रहा हो कौन सा है, ये राजस्थान है। तो ध्यान रखिएगा, 2 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा बताया आपको यहाँ पे, 2-3 क्वेश्चन कि सबसे कम कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है, तो राजस्थान। और सबसे अधिक किससे गुजरती है, तो किससे, मध्य प्रदेश से। और अगर पठार पूछ ले तो मालवा का पठार। ये चीज आपने देख लिया। एक चीज आप यहीं पे और भी देख लीजिएगा कि अगर कभी भारत की अवस्थिति पूछ ले कि ग्लोब में भारत की अवस्थिति कहां पर है, तो थोड़ा सा मैं ऊपर ले चलने का प्रयास करूंगा। ये देखिए यहाँ पर कि भारत की स्थिति कहां पर है। तो अगर आप ये चीज देख रहे होंगे तो आप देखिए, ये आपको पता है कि 0 डिग्री लाइन है, जिसे हम लोग विषुवत लाइन बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। आप सब लोग को पता होगा ये, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से होकर गुजरती है 0 डिग्री लाइन, सॉरी माफ कीजिएगा, 0 डिग्री लाइन यहाँ पे है। हाँ, ये देखिए, ये 0 डिग्री लाइन यहाँ पर है, गलती से मैंने वो ड्रॉ कर दिया, ध्यान नहीं दिया। क्योंकि जब भारत से होकर जब गुजरेगा तभी मैंने ध्यान दिया, भारत से होकर तो गुजरती ही नहीं है। अब देखिए ये क्या है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ तो कंफ्यूजन हो जाएगा। 1 मिनट रुकिएगा आप लोग, हाँ 1 सेकंड बस, ठीक है। ये देखिए, अब आपको यहाँ समझ में आ जाएगा कि जब ये भारत की स्थिति क्या है। एक और लाइन ड्रा कर लीजिए देशांतर रेखा को भी। अब ये देखिए, देशांतर रेखा यहाँ पे सीधा रहेगा ये। अब भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति आपको देखने को मिलेगा कि ये ईस्ट होता है, इधर आपका वेस्ट होता है, और इधर क्या होता है, नॉर्थ होता है, और इधर क्या होता है बच्चा, इधर साउथ होता है। तो भारत की अगर स्थिति देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट, इसका मतलब उत्तर पूर्व देखने को मिलेगा। एक चीज यह ध्यान रखिएगा, अगर आपसे गोलार्ध पूछे तो 0 डिग्री के कहाँ है, उत्तर में स्थित है। इसका मतलब है कि अक्षांश के सापेक्ष बात करेगा तो उत्तरी गोलार्ध में, और अगर देशांतर के सापेक्ष बात करेगा तो पूर्वी गोलार्ध में। यह भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब है कि भारत का जो टोटली विस्तार है कहां पर, हमेशा उत्तरी गोलार्ध में ही। कभी भी अगर दक्षिणी गोलार्ध दे तो तुरंत उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिएगा। चलिए, अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन चलते हैं, नेक्स्ट सवाल चलते हैं, मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है आगे। ये चीज आपने पढ़ लिया कि 82.5 से गुजरती है का, और उसके बाद कहां से होकर गुजरती है, तो सॉरी 1 मिनट, ये आपने देख लिया। अब उसके बाद देखिए, एक आईएसटी लाइन है जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, जो यह भारत के 82.5 डिग्री से होकर गुजरती है। तो उसी की बात यहाँ कह रहा है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरती है। क्यों, जरा समझिएगा। जैसे अगर ये ग्लोब है तो यहाँ से देखिए, ये आपका देशांतर रेखा होगा 0 डिग्री, अभी हमने आपको बताया। तो इसका मतलब भारत की स्थिति कहीं यहाँ पर है, कहीं यहाँ पर है। ये बस बनाने के लिए मैं फिगर बना रहा हूँ। इसका मतलब है कि यहाँ से होकर के गुजर रही है जो लाइन, इसे बोलते हैं 82.5 डिग्री। तो और जो 0 डिग्री देशांतर है ये, और ये लंदन का एक जीएमटी स्थान पड़ता है, तो इसीलिए वहां से गुजरती है, इसलिए इसका नाम क्या है, जीएमटी लाइन भी है। यह बात भी आप ध्यान रखिएगा। तो जीएमटी लाइन लंदन से होकर गुजरती है। उसी प्रकार यह जो 82.5 डिग्री लाइन है वह इलाहाबाद में एक स्थान पड़ता है, इसका नाम प्रयागराज हो गया है। तो वहां पे एक स्थान पड़ता है नैनी, उसी नैनी से होकर के गुजरती है। ये बात आप समझिएगा। और जो टाइम जोन लिया जाता है वो मिर्जापुर में घंटा घर है, वहां से इसके टाइम जोन को लिया जाता है।
और ये कितना आगे है, तो 5.5 घंटा ये क्या है, हमारा ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है। ये बात आप समझिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा गया होगा कि भारत में कुल कितने टाइम जोन है, तो ये ध्यान रखिएगा कि भारत में मात्र एक और एक टाइम जोन है। जैसे बहुत सारे, जैसे रसिया है, वहां पर कई टाइम जोन है। इसी तरह अलग अलग देशों में जिनकी बहुत बहुत ज्यादा विस्तार है, तो वहां पर कई देशों ने 2 या 3 टाइम जोन को भी अपना रखा है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि नैनी से और मिर्जापुर आदि से गुजरता है, ये बात आपने ध्यान दे दिया। उसके बाद देखो 5.5 घंटा हमने बता दिया। अब ये चीजें आपने देख लिया कि अपने कर्क रेखा को देख लिया कहाँ कहाँ से गुजरती है। देशांतर रेखा जो भारत में होकर गुजरती है 82.5 डिग्री, जिससे आईएसटी लाइन बोलते हैं, कहाँ से गुजरती है, ये बात आपने देख लिया। अब उसके बाद कह रहा है कि भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु, तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए कि भारत का दक्षिण बिंदु क्या होता है, उत्तरी बिंदु क्या होता है, इस चीज को भी आप समझने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा, तो आप लोग का क्लियर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा इसको बीच में करते हैं। ये देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, एक सेकंड रुकिए, कहाँ गया भाई, हाँ ये देखिए, कलर चेंज करते हैं फिर आपको बताते हैं। ये देखिए इस तरीके से है, ये आपका जे एंड के है और ये क्या है, लद्दाख है। ये जे एंड के है, लद्दाख है। यही लद्दाख पर आपका जो सबसे उत्तरी बिंदु है, यहां पर आपका, इसका नाम क्या है, इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु की बात करेगा तो यहां पर है, इसका नाम क्या है, कन्याकुमारी है। अगर आप लोग देखेंगे तो कन्याकुमारी है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर ये मुख्य भूमि की बात कर रहा है और अगर सुदूर दक्षिणी बिंदु की बात करेगा, साउदर्न मोस्ट बिंदु की बात करेगा, जो आपका यहाँ पर ग्रेट निकोबार में पड़ता है। आपको पता है कि यहाँ पर अंडमान निकोबार फैला हुआ, अभी आपको फिगर दिखाया जाएगा आगे। तो यहाँ पर क्या है, ग्रेट निकोबार है। इसी ग्रेट निकोबार में क्या फैला हुआ है, क्या है आपका ग्रेट निकोबार में सबसे सुदूर दक्षिण बिंदु है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इंदिरा पॉइंट कहाँ पूछे, तो ग्रेट निकोबार में, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद इस तरह अगर पश्चिमी बिंदु की बात करेगा, तो पश्चिमी बिंदु देखिए यहां पर पड़ता है गुजरात के, जो है आपका कहां पर, गौरमोता में। तो इसको आप ध्यान रखिए। उसके बाद अगर हम पूर्वी बिंदु की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर सबसे पूर्वी जिला है, इसका नाम है क्या, किबिथु। और किबिथु में आपका हो जाता है सबसे पूर्वी बिंदु। तो सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी आपने देख लिया। अब एक बात आती है कि सर देशांतरी विस्तार कितना है, इसका अक्षांतरी विस्तार कितना है, तो इसको भी हम लोग जरा सा देख लेते हैं ताकि ये समस्या आपका समाप्त हो जाए। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा थिकनेस कम कर देते हैं। हाँ, अब देखिए, अगर हम इसकी आपको पता है कि ये वाला जो बिंदु, ये अभी हमने आपको बताया कि ये वाला जो देशांतरी इस तरीके से रहेगा वो क्या होता है, देशांतरी विस्तार होता है। तो इसका मतलब कि जो सबसे पश्चिमी देशांतरी विस्तार है वो कितना है, उसी चीज की यहाँ पर बात कर रहा है। ये देखिए, और सबसे पूर्वी देशांतरी विस्तार कितना होगा, इसकी बात करेगा। और जाहिर सी बात आपको पता है कि जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो क्या होता है, छांसी विस्तार होता है। तो छांसी विस्तार कितना है, तो इसी चीज को अगर हम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका जो अगर पूर्वी सॉरी इसके दक्षिणी बिंदु की विस्तार करेंगे, वही मुख्य भूमि का, वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम सुदूर जो अगर बात करेंगे, जो हमने आपको इंदिरा पॉइंट बताया था, ये कितना है, 6 डिग्री 4 मिनट देखने को मिलेगा। और उत्तरी अक्षांश की बात करेंगे कि उत्तरी अक्षांश कितना विस्तार है, तो ये 37 डिग्री 6 मिनट है। अभी कैसे याद करना यह भी बताया जाएगा। उसके बाद देखिए, अगर आपसे देशांतरी विस्तार पूछे तो सबसे पश्चिमी देशांतरी विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट है। 68 डिग्री 7 मिनट है। और अगर सबसे पूर्वी देशांतरी विस्तार पूछे तो 97 डिग्री 25 मिनट आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए याद कैसे करेंगे, जैसे ये 8 डिग्री 4 मिनट है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से क्या करेंगे, 8 है, 8 का आधा 4 कर दीजिए, इसी का आधा ही है, तो 8 डिग्री 4 मिनट हो गया। और 8 में से 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 6, और 4 ऐसे ही रहेगा एज इट इज, तो 6 डिग्री 4 मिनट। उसके बाद अगर हम उत्तर में चलेंगे तो देखिए 37 लिखिए, और 37 से 7 में से कम कर दीजिए, 6 हो जाएगा, तो 37 डिग्री 6 मिनट हो जाएगा। और अगर हम पश्चिमी देशांतरी विस्तार देखेंगे तो क्या 68 लिखिए, क्या है, 6 7 और 8 लिख दीजिए, मतलब 6 7 लिख दीजिए, बीच में 8 लिख दीजिए, तो 68 डिग्री 7 मिनट। और इसको देखेंगे आप तो 97 डिग्री 25 मिनट, इसको आप थोड़ा याद कर लीजिएगा। ये चीजें आपने देखा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने देखा पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी विस्तार और पश्चिमी विस्तार, उत्तरी विस्तार, दक्षिणी विस्तार, ये हमने देख लिया। आईएसटी लाइन को देख लिया, कर्क रेखा को देख लिया। ये सब चीजें देखिए वहीं पर लिखी गई हैं, जो हमने आपको समझा दिया। उसके बाद नीचे चलते हैं।
अब देखिए सुदूर उत्तरी बिंदु, यह भी हमने बता दिया इंदिरा पॉइंट में कहां पर है आपका। ये सब सब कुछ आपको बता दिया गया कि साउदर जो आपका नॉर्थ में है और साउदर दक्षिण में है। तो इंदिरा कॉल हमने आपको बताया कहां पर है, वो लद्दाख वाले रीजन में हमने आपको बताया। उसके बाद सुदूर पश्चिम बिंदु हमने आपको सब बताया, ये भी देखा। पूर्वी बिंदु ये आप लोग जो है इसको देख के पॉज करके पढ़ लीजिएगा, सब कुछ बता दिया गया है। हमारा ज्यादातर फोकस यहाँ पर मैप पे रहने वाला है, इस चीज को यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए। ये जो आपको आईएसटी लाइन हमने बताया किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, कई बार यह पूछ लिया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि आईएसटी लाइन 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। वो 5 राज्य कौन कौन है, तो देखिए नेपाल से जब नीचे आती है तो आपका उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा, इसका मतलब उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश के आप नीचे आएंगे तो आपको वहां पर मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ देखो देखने को मिलेगा, तीसरा है। उसके बाद चौथा अगर हम बात करेंगे राज्य कौन सा है, तो उड़ीसा देखने को मिलेगा, उड़ीसा देखने को मिलेगा। और पांचवा आंध्र प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। यही 5 राज्य देखिए आपको हाईलाइट कर दिया जा रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश है, ये आपका मध्य प्रदेश है, ये देखिए छत्तीसगढ़ है जिस क्रम में लिखा है उसी क्रम में यहाँ पर फिर देखिए उड़ीसा है, और ये क्या है आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री मिर्जापुर का हमने नाम लिया, नैनी का नाम हमने लिया। उसके बाद देखिए किन किन राज्यों से गुजरता है ये हमने बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखिए ये चीजें हो गई। आइए जो हमने आपको वहां बताया था उसको मैं यहाँ पे आपको लगा दिया है। एक अद्भुत अलग तरीके का प्रयास किया गया है ताकि आप उस पीडीएफ को पढ़ने में जो घटना चक्र की किताब है तथ्यात्मक उसको रोचक बनाया जा सके और इससे संबंधित सारे एमसीक्यूज को भी प्रॉपर तरीके से कराया जा सके। देखिए ये सारे 37 डिग्री 6 मिनट अभी हमने आपको बताया, 68 डिग्री 7 मिनट बताया, गुहार मोती बताया या गौर मोता उसको बोलते हैं, 97 डिग्री 25 मिनट ये हमने बताया। उसके बाद 8 डिग्री 4 मिनट बताया। और इंदिरा पॉइंट की अगर हम बात करेंगे यहां पर देखिएगा यहीं पर इंदिरा पॉइंट है कितना 6 डिग्री 4 मिनट, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब उसके बाद कई बार पूछ लेता है कि भारत का जो तटीय विस्तार कितना है और भारत का जो है समुद्री विस्तार कितना है, यह कई बार पूछ लेता है। देखिए जैसे स्थलीय विस्तार अगर पूछे तो ये वाला पार्ट आपको पता है कि किसी भी रीजन से आपको जल से टच करता हुआ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि इसका यह जो विस्तार है ये स्थलीय विस्तार है। तो यह कई बार पूछ लेता है कि भारत का जो स्थलीय विस्तार है वो कितना है, ये कई बार पूछा गया है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये यही आपका है 15,200 किलोमीटर जो स्थल स्थल टच करता है, इसकी भूमि इसकी सीमा आपका किसी भी जल से नहीं लगती है। एक चीज ये ध्यान रखिएगा, एक सेकंड थोड़ा इरेज कर देते ताकि क्लियर दिखे। हाँ ठीक है, चलिए। और एक सीमा हो गई आपकी जो ये देखिए तटीय सीमा है जो आपका किससे सिर्फ जल से टच करता है, ये देख लीजिए जिसे हम लोग प्रायद्वीपीय भारत भी बोलते हैं। आपका यहां तक वेस्ट बंगाल तक फैला हुआ है गुजरात से लेकर के। अब बात आती है कि इसकी सीमा कितनी है। इसकी सीमा अगर आप बात करेंगे तो एक्चुअल में इसकी सीमा आपको कितनी मिलेगी, ये 6100 कर लीजिएगा, 6200 नहीं है, ये 6180 किलोमीटर सीमा है। सिर्फ और सिर्फ तटीय सीमा की बात कर रहा है। लेकिन 2 द्वीप भी भारत के हैं, अगर अंडमान निकोबार और इधर क्या है इधर लक्षद्वीप है, अगर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों को शामिल कर लिया जाता है तो भारत की सीमा कितनी होती है 7517 किलोमीटर। ठीक है, और अगर कभी आपसे द्वीपों की सीमा पूछे तो 7517 में से 6100 को घटा देंगे, द्वीपों की सिर्फ और सिर्फ द्वीपों की लंबाई निकल करके आ जाएगी। ये आपने देख लिया। अब उसके बाद देखिए कभी बार भारत का क्षेत्रफल पूछ लिया था कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और अभी बिहार का जो मैंने आपसे जिक्र किया कि बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो अभी टीचर का एग्जाम लिया था उसमें क्वेश्चन एक पूछा था कि भारत का पूरब से पश्चिम कितना लंबाई है और उत्तर से दक्षिण कितना लंबाई है। तो बहुत बच्चों को तो ये पता था कि इतना इतना है, लेकिन वो पूर्व पश्चिम में कंफ्यूजन हो गए। और वो पहले ये जो आपका देखिए लेंथ क्या है, लेंथ आपकी ये है उत्तर से दक्षिण, तो 3214 उन्होंने लेंथ को वृत्त बता दिया और वृत्त को लेंथ, तो वहां पर गलत हो गया। इसका मतलब 3214 क्या हो गया, यह लंबाई है, यह लंबाई है जिसको हम लोग पहले बोलते थे कश्मीर से लेके कहां तक कन्याकुमारी तक। अब कहां हो गया लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक। और उसके बाद देखिए पश्चिम से पूर्व जो होता है ये वृत्त होता है जो 29333। अब बात आती है इसको याद कैसे करें, तो देखिए कैसे लिखना है कि यहाँ पर 3 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए और इन्हीं दोनों 3 को गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। चूंकि 3 2 बार है इसलिए 2 यहाँ पर लिख दीजिए, इसका मतलब 2933। इसको कैसे याद करेंगे, तो देखो 1 2 3 लिख देना है, ऐसे लिख देना है। देखो 1 लिख देना है, 2 लिख देना है, 3 लिख देना है और 4 यहाँ पे लिख देना है। तो क्या 3214 क्या हो जाता है लेंथ। क्लियर।
तो आपने क्या देख लिया, इसकी पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण क्या लंबाई और क्या चौड़ाई उसको देख लिया, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना उसको देख लिया। अब थोड़ा सा भारत के पड़ोसी राज्यों को भी आगे हम लोग देख लेंगे। आइए थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं क्या है मामला। अब देखिए इस स्लाइड में हमने आपको क्या प्रयास किया है देने का कि भारत के जो पड़ोसी देश है, थोड़ा सा इस स्लाइड में आप लोग देख लीजिएगा, फिर आपको नेक्स्ट स्लाइड में फिर दिखा देंगे कि जैसे यहाँ पर पाकिस्तान आपको देखने को मिल रहा है। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा कलर चेंज। हाँ ये देखिए आपको जैसे ये पाकिस्तान देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ अफगानिस्तान देखने को मिल रहा है, यहाँ आपको चाइना, पहले जो तिब्बत वाला पार्ट था जिसे ऑक्युपाइड कर लिया है, चाइना हो गया है। उसके बाद देखिए यहाँ को आपको म्यांमार देखने को मिल रहा है, बांग्लादेश देखने को मिल रहा है, भूटान देखने को मिल रहा है और नेपाल। इन सब पड़ोसी देशों को आपको प्रॉपर तरीके से दिमाग में रखना है। ये जो आपके भारत के स्थलीय सीमा से टच करने वाले इधर हो गए, जलीय सीमा में आपको पता है कि एक तरफ श्रीलंका है और दूसरी तरफ क्या है, मालदीव है। दो ये हो गए। अब देखो, अब ये जो सीमा टच कर रही है भारत की, देखो यहां से लेकर के आपकी यहां से जो सीमा टच कर रही है, तो किन किन देशों से टच कर रही है और कितना टच कर रही है और किन किन राज्यों से टच कर रही है, यह सब आपको जानना पड़ता है। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे अगर आप देखोगे कि पहले तो ये जम्मू कश्मीर से टच करता था, लेकिन जब ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो पार्ट में डिवीजन हो गया है, तो आपको पता है कि ये जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख हो गया है। तो अब इसकी सीमा कहां से कहां तक, इसका मतलब पाकिस्तान की जो सीमा है वो लद्दाख भी इसमें ऐड हो गया, तो लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। अब यहाँ पे आप आएंगे तो क्या, पंजाब देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि इधर आपको क्या, राजस्थान, उसके बाद आपको ये पूरा राजस्थान वाला रीजन है, उसके बाद आपको क्या, गुजरात देखने को मिल जाएगा। ये बात आप प्रॉपर तरीके से ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो कितने राज्य हो गए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख 2, पंजाब 3, और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर राजस्थान 4 और ये 5। इसी सब चीजों का पूरा प्रॉपर लिस्ट दिया गया है कि पाकिस्तान जो देश है वो भारत के किन किन राज्यों सीमा टच करता है और कितनी इसकी लंबाई है। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा टच करने वाला देश कौन सा है, तो आप देखेंगे कि बांग्लादेश है, जिसकी लगभग 4096.6 किलोमीटर सीमा टच करती है। इसी तरह दूसरे नंबर पर अगर बात करेंगे तो चीन है, जिसका 3400 आपका लगभग 3433 किलोमीटर के आसपास सीमा टच करती है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसी तरह पाकिस्तान की बात करेंगे तो किन किन देशों की, जैसे पहले नंबर पे बांग्लादेश है, दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पाकिस्तान है, सबका पूरा प्रॉपर लिस्ट दिया गया है और किन किन राज्यों से सीमा कितनी कितनी टच करती है उसके बारे में बात की गई। तो उसी बारे में देखिए बात किया गया है। और इसके बाद ये सब चीजें आपको वहां पर नहीं मिलेगी, ये सब एडिशनल फैक्ट ऐड किए गए प्रॉपर तरीके से ताकि आपको समस्याएं न हो। जैसे आप देख लीजिए, एक मिनट बस रुकिएगा, फिर हम लोग अभी बातचीत आगे बढ़ाएंगे। हाँ ठीक है। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर अगर आप बांग्लादेश की बात करेंगे, एक मिनट बस, बांग्लादेश की अगर आप लोग बात करते हैं तो बांग्लादेश देखिए क्या है कि जैसे 4096 अभी हमने बताया, किन किन देश किन किन राज्यों से सीमा टच करती है, तो जरा इसको आप लोग देखने का प्रयास करिए। जैसे ये बांग्लादेश है तो आपको पता है कि इधर क्या है, वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल सीमा टच करती है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको असम देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद मेघालय देखने को मिलेगा, त्रिपुरा देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्या, मिजोरम। अभी मैं आपको और अच्छे मैप में भी दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो वही 5 राज्यों की बात यहाँ की गई है। इस तरह अगर हम चीन की बात करेंगे, चीन 3488 किलोमीटर, अभी हमने क्या लिखा था, 3488 किलोमीटर, सॉरी 3428 याद कैसे करते हैं, देखो 34 लिखते हैं और 4 को 2 बार गुणा करके लिख देते हैं, 2 से 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और 2333 क्या है, पाकिस्तान लिखा है। 35 लिखने के बाद 10 घटा दीजिएगा, 23 आ जाएगा, तो 3323 किलोमीटर किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। और आपको पता है कि रेड क्लिफ लाइन किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ है, और मैकमोहन लाइन चीन के साथ है। अब देखिए चीन किसके किसके साथ सीमा बनाता है, तो जरा सा मैं देखता हूं कोई और मैंने मैप लगाया है कि नहीं। हाँ ये देखिए यहाँ पर आपको अपडेटेड मैप यहाँ पे मैंने लगाया है। जैसे अगर चीन की बात करें तो चीन देख लीजिए, यहाँ पर आपको लद्दाख है 1, दूसरा हिमाचल प्रदेश 2, तीसरा उत्तराखंड 3, और उसके बाद सिक्किम 4 और अरुणाचल प्रदेश 5। 5 राज्यों के साथ सीमा टच करती है। इसी तरह बांग्लादेश को देखा है हमने आपको कि वेस्ट बंगाल है 1, उसके बाद असम है 2, मेघालय है 3, और चौथे नंबर पर त्रिपुरा, और 5वें नंबर पर मिजोरम। और त्रिपुरा के तीनों तरफ से क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा निकलती है। मात्र भारत का एक ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ किसके अंतरराष्ट्रीय सीमा से टच करता है, बांग्लादेश के। इसे 0 डिग्री लाइन भी कहते हैं। ये आप देखिएगा। इस तरह अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो देखो लद्दाख 1, जम्मू कश्मीर 2, उसके बाद देखो हिमाचल टच नहीं करता है, कंफ्यूजन हिमाचल के साथ ही करता है, तो हिमाचल नहीं है। तीसरे नंबर पे कौन, पंजाब है, चौथे नंबर पे राजस्थान है, और 5वें नंबर पे गुजरात है। उसके बाद अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान से मात्र एक हमारे केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है, वो भी जम्मू कश्मीर नहीं, कौन, लद्दाख। क्योंकि ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज कौन से करेंगे, जम्मू कश्मीर, क्योंकि इसके पहले क्या था, जम्मू कश्मीर था। इसमें भी आप लोग कंफ्यूजन मत करना।
और सारे सवाल मैं बता दूं जितना मैंने पढ़ाया था वो सारे के सारे सवाल आपको बिहार पीसीएस जो एग्जाम हुआ है सारे के सारे डायरेक्ट उसमें से कम से कम 36 सवाल आपके डायरेक्ट पूछे गए हैं और उसको मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन भी कराया अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। आप जाकर के चाहे तो वहां पे देख भी सकते हैं, फ्री क्लासेस में सब कुछ अवेलेबल है। नहीं तो हम इस चैनल पर भी उसका एक बार डिस्कशन कर देंगे। चलिए अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें। जैसे अगर आप म्यांमार की बात करेंगे तो म्यांमार का किसकी सीमा टच करता है, देखो यहाँ पर मैप आप जरूर रखिएगा, आप स्टूडेंट का ऑक्सफोर्ड एटलस जरूर खरीदीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे देखिए नागालैंड है और उसके बाद देखिए मणिपुर है, मिजोरम है। इन राज्यों से मतलब 1 2 3 4 राज्यों के साथ सीमा टच करती है। कंफ्यूज करता है किसके साथ, तो त्रिपुरा के साथ, क्योंकि त्रिपुरा तीनों तरफ बांग्लादेश टच करती है, इसका मतलब म्यांमार नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ तक आप क्या बांग्लादेश की सीमा देखने को मिल रही है। उसके बाद देखिए अगर हम यहाँ पर नेपाल की बात कर ले तो उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3 और आपका वेस्ट बंगाल 4 और सिक्किम 5, मतलब 5 राज्यों से नेपाल भी टच करता है। भूटान की बात करें देखिए सिक्किम हो गया, बांग्लादेश के साथ कंफ्यूज करते हैं, सॉरी वेस्ट बंगाल के साथ कंफ्यूज करते हैं कि क्या वेस्ट बंगाल भूटान के साथ सीमा लगाती है कि नहीं लगाती है, तो आप लोग देख लीजिए कितनी लंबी सीमा लगती है। इसका मतलब है कि भूटान के साथ भी वेस्ट बंगाल की सीमा लगती है। इसका मतलब सिक्किम 1, वेस्ट बंगाल 2 और असम 3 और अरुणाचल प्रदेश 4, 4 राज्यों की सीमा भूटान से भी लगती है। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। तो भारत के सभी पड़ोसी जो स्थलीय सीमा से टच करते हैं उसको हमने दिखाया, उसी चीजों को हमने क्या किया यहाँ प्रॉपर दिखाने का प्रयास किया है। आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, नेपाल के साथ, म्यांमार के साथ, भूटान के साथ और अफगानिस्तान के साथ कुल कितनी सीमा टच करता है, तो लगभग 15,100 जो स्थलीय सीमा की भूमि है उसके साथ ये टच करता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। कुल कितने राज्य, तो 18 राज्य और 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, उसमें भी आप देख लो, जरा सा काउंट कर लो, आपको खुद ही कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि कितने केंद्र शासित प्रदेश, तो 2 आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन, अभी मैं दिखा देता हूं। देखो जैसे 1 और ये 2 केंद्र शासित हो गए, मतलब वो टोटल लिखा था कि 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का मतलब कि 16 राज्य होंगे। तो आइए जरा सा काउंट करके देख लीजिए क्या 16 राज्य हैं या नहीं है। तो 1 2 3 4 5, उसके बाद देखो इधर 6, इधर देखो 7 7 और यहाँ 8 8, उसके बाद 9 9 9, यहाँ पर देखो ये 10 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 13 14 15, 15 राज्य यहाँ पे हो गए। ठीक है, 15 राज्य यहाँ पे हो गए। और एक कौन सा छूट रहा है, इसको आप लोग देखिए जरा सा। 15, एक कौन सा छूटा टोटल, कौन सा छूटा भाई, एक बार जरा सा फिर से कंफ्यूजन। अच्छा हाँ, मेघालय छूट गया था यहाँ पे 16, ठीक है, मेघालय छूट गया था। तो मैं बोला था कि 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, इसका मतलब टोटल कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। ये चीज आपने क्लियर कर लिया। यही चीजों की बात की जा रही थी, जो चीजें कही जा रही है वही चीजें यहाँ पर दिखाई भी जाएंगी और प्रॉपर तरीके से एडिशन भी कुछ अलग किया गया है। चैनल का नाम क्या है आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर, ये देखिएगा एस गुरुजी। इसको आप लोग को प्रॉपर तरीके से क्या करना है, शेयर भी करना है सभी लोगों को। ये देखिए चैनल आपको, ठीक है। आइए, और ये आपके आने वाले एग्जाम समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए एक रामबाण और मील का पत्थर साबित हो सकता है अगर आप इसका प्रॉपर लाभ उठाएं तो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड पे। देखिए अब यहाँ पर हमने आपसे पहले ही बताया कि जो हमारा फोकस रहने वाला है वो प्रॉपर तरीके से घटना चक्र के जो तथ्यात्मक नोट्स हैं उसी पर, ये मैंने उसी से स्कैन करके लगाया है। और ये घटना चक्र का तथ्यात्मक नोट्स है, उसके साथ हमने कुछ नया एक्सपेरिमेंट करके सारे चीजों को क्लियर करने का प्रयास किया है। बकिया कुछ जो उसके लिए जरूरी तथ्य है, फैक्ट है, उन चीजों को भी हमने प्रॉपर तरीके से यहाँ पर स्लाइड में ऐड किया है। देखिए समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश कौन सा है, अब ये जलीय सीमा की बात कर रहा है, श्रीलंका है, जो पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारत की भूमि जो क्या करता है, तमिलनाडु से अलग करता है। ये देखिए मैंने लगाया है, यही पाक स्टेट है, पाक की खाड़ी है, ये बात ध्यान रखिएगा, यही पाक की खाड़ी है। एक चीज बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि पाक की खाड़ी ऊपर है, पाक जलडमरू मध्य इसको बोलते हैं, पाक की खाड़ी ऊपर है कि पाक की खाड़ी नीचे है। तो ये बात ध्यान रखिए कि पाक की खाड़ी हमेशा कहाँ है, ऊपर है, और नीचे क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार है। गल्फ ऑफ मन्नार नीचे और पाक कहाँ, ऊपर। ये बात ध्यान रखिए। कैसे याद करेंगे, तो पाकिस्तान भारत के कहाँ है, थोड़ा सा ऊपर साइड में है, समझ रहे, उत्तर पश्चिम साइड में ही है। तो ये ध्यान रखना कि पाक की खाड़ी भी कहाँ है, ऊपर साइड में। इतना हिंट काफी होता है। अब उसके बाद ये जो बंगाल की, ये आपको कौन सा, ये वेस्ट बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी है, गल्फ ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, और नीचे क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार है। तो गल्फ ऑफ मन्नार को गल्फ ऑफ बंगाल से कौन जोड़ता है, पाक जल स्टेट मतलब पाक स्टेट जोड़ता है, पाक जल मध्य जोड़ता है। और तमिलनाडु और श्रीलंका क्या करता है, ये अलग करता है, और इन दोनों जलों क्या करता है, आपस में जोड़ता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। यहीं पर आपका पम्बन द्वीप है, जिस पर रामेश्वरम
रामेश्वरम स्थित है, जहां आप लोग दर्शन करने जाते हैं। यहीं पर धनुषकोडी है, जहां से आप होकर के प्राचीन कथाओं के अनुसार जो है यहाँ पर नल और नील ने पुल बांधा था और श्रीलंका में प्रवेश किया था। ये सब चीजें हैं। अब आइए आगे चलते हैं। पाक डेल्टा मरुमत के बारे में आपने देख लिया, जो हमने बोला, जो बोलेंगे सब वही यहाँ पे है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, उससे जो हम बोलेंगे ज्यादा ही बोलेंगे, कम नहीं बोलेंगे, इसलिए उस पर ज्यादा फोकस रखिएगा। जो हम बोल रहे हैं बकिया ये तो लिखा ही है, ये तो आप पढ़ ही लेंगे। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां ट्रांस हिमालय संबंधित है। अब देखिए ये आपका फिजिकल ज्योग्राफी से आ गया, वो भी हमने नीचे इसका इलाज किया है, अभी आपको दिखाते हैं, पढ़ लीजिए। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ट्रांस हिमालय संबंधित है, जबकि धौलाधर पर्वत श्रृंखला लघु या मध्य हिमालय श्रेणी में स्थित है। ये बात ध्यान रखिएगा, उसके बाद अभी समझा देंगे। फिर कह रहा है अवशिष्ट पर्वत उदाहरण, ये पहले छोड़ दीजिए, पहले आप इसको समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए, जब अभी हम आपको एक बार डिटेल ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब वहां अच्छे से आप पढ़िएगा, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी चूंकि एग्जाम नजदीक है इसलिए हम इसी पर फोकस करके चलेंगे। देखिए, ये जैसे अगर हम बात करेंगे, ये देखिए जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है, यहाँ पर कई चिड़िया आपको देखने को मिलेंगी। कलर चेंज करते हैं फिर आपको अच्छे समझ में आएगा, एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पर देखिए आपको कई चिड़िया देखने को मिलेंगी। जैसे देखिए एक श्रेणी ये बना दिया, एक श्रेणी ये बना दिया, ठीक है, एक श्रेणी ये बन गया। ये जो 3 श्रेणियां हैं ये ध्यान रखिएगा, ये ट्रांस हिमालय में आती है। कौन कौन? इसका नाम है काराकोरम, इसका नाम है लद्दाख और इसका नाम है जास्कर। कभी बार उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ लेता है, तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, और तीनों किसके? तीनों जो है ट्रांस हिमालय के पार्ट है। ये बात आप सुनिए, ट्रांस मतलब कुछ और नहीं होता है, ट्रांस मतलब होता है वह है, मतलब सबसे बाहरी साइड में स्थित, इसलिए ट्रांस हिमालय। और यह जो हमारा महान हिमालय है उसके बनने से पहले ही बना हुआ है, इसका मतलब है कि यह अत्यंत प्राचीन भी है, इसलिए ये काफी कट छट भी गई है। इसमें बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रेणियां देखने को नहीं मिलेगी। उसके नीचे आते हैं, तो उसके नीचे अगर आपको देखने को मिलेगा, एक मिनट, उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, अब कलर मैंने चेंज कर दिया इसलिए, देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये आपका महान हिमालय जिसको बोलते हैं, जिसमें विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां आपको, जैसे माउंट एवरेस्ट है, जैसे कंचनजंगा है, धौलागिरी है, यह सब भी हम बताएंगे, ये सब इसमें देखने को मिलता है। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखो पीर पंजाल, मतलब कि धौलाधर, इसका मतलब ये मध्य हिमालय वाला जो पार्ट है वो देखने को मिलेगा। और सबसे नीचे आएंगे तो क्या आपका वाय हिमालय या शिवालिक हिमालय भी देखने को मिलेगा। इसका मतलब 3 श्रेणी देखने को मिली, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर के बाद यहाँ पे आपका पीर पंजाल पीछे है, पीर पंजाल है, या एक मिनट चलो चेंज करें, ये तो सब उसी में खटपाट हो जाएगा। ये देखना, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पीर पंजाल श्रेणी जो आपका मध्य हिमालय में है, पीर पंजाल। उसके आगे चलेंगे तो यहाँ पर धौलाधर, यह भी मध्य श्रेणी में है, और लास्ट वाला क्या है? शिवालिक की श्रेणी है। और इसके पहले तो मध्य, ये महान हिमालय तो है ही। इसका मतलब अगर हम श्रेणियों में विभाजन करेंगे, मतलब कि पर्वत श्रेणियों में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, सॉरी ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और वाय हिमालय। तो 4 हिमालय को आपने देख लिया कि एक हो गया, ये तीन का कॉम्बिनेशन था, ये क्या था? ये ट्रांस हिमालय हो गया। उसके बाद आपने देखा ये महान हिमालय देखा, ये आपका ग्रेटर हिमालय इसको बोलते हैं। उसके नीचे चलेंगे तो आपको कटी छटी श्रेणियां देखने को मिलेगी, इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल हिमालय। और इसके नीचे चलेंगे तो आपको क्या? शिवालिक देखने को मिलेगी, जिसको बोलेंगे शिवालिक हिमालय। ये आपने देख लिया। अब इसी मिडिल हिमालय में 2 श्रेणियां जो जो आपके अलग अलग कई सारी हैं, इसी में आप आगे जाएंगे तो नागपीपा मिलेगी, महाभारत मिलेगी जो आपका नेपाल रीजन में है, तो इसी में इसके पश्चिम साइड में, और यही जो आपका है तो इसी को पीर पंजाल, और यहीं पे धौलाधर। और यही जो पीर पंजाल है यह जाकर के पश्चिम में किससे? महान हिमालय से मिल जाती है। तो कई बार अगर आपको उत्तर से दक्षिण क्रम लगाने के लिए आए तो आप लगा लीजिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक, ठीक है। और अगर आपसे पर्वत श्रेणियों का क्रम लगाने के लिए आए तो आप लगा देना ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये चीजें देखो यहाँ पे दिखाई गई है। ये देखो आपका ये है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उसके बाद महान हिमालय, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक श्रेणी। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इन्हीं सब चीजों की वहां पर बात कर रहा था। और ये आपको पता है कि जो हिमालय है वो कैसा है? ये फोल्डेड माउंटेन है। फोल्डेड माउंटेन क्या होता है कि जब टेथिस सागर की तरफ, उत्तर की तरफ भारत का विस्तार हो रहा था, गोंडवाना लैंड का पार्ट है जो अफ्रीका महाद्वीप से टूट के ऊपर जा रहा था, तो यहाँ पर टेथिस सागर था। और टेथिस सागर में जो मलबे पहले से हमने बताया था ना, जो ट्रांस हिमालय है, उसी ट्रांस हिमालय से बही नदियों के माध्यम से इसमें काफी सारा अवशिष्ट जो है, सिल्ट है, गाद है, यहाँ पर जमा हो रखा था। लेकिन जब इसे टकराया तो क्या किया? इसको फोल्ड करके ऊंचे ऊंचे पर्वत चोटियों में, पर्वत श्रेणियों में निर्माण कर दिया। इसका मतलब ये फोल्डेड माउंटेन है और सबसे नवीन वलित पर्वत भी है, ये आप जानिएगा। उसके बाद देखिए अवशिष्ट पर्वत क्या होता है? जो कि
पहले से ही बना हुआ है, जो इसका मतलब जो हम आर्कियन क्रम की चट्टानें, मतलब जो आपका सबसे पूरा प्राचीन एरिया है वो आर्कियन क्रम है। उसके बाद आप देखेंगे कि धारवाड़ है, उसके बाद कुडप्पा है, विंध्य है, यह क्रम हम कभी पढ़ाएंगे आपको, तो डिटेल में जाएंगे। फिलहाल आप इतना जानिए कि जो आर्कियन क्रम की समय जो धारवाड़ क्रम, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था बिहार पीसीएस में। तो जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, जो कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं, जो विंध्य क्रम की चट्टानें, ये सब कैसी हैं? ये सब प्राचीन पर्वत श्रेणियां हैं। इसका मतलब है कि ये सब काफी घिस पिस गई होंगी। जब इनका निर्माण आज से कई करोड़ पहले ही हो गया तो क्या हो गया? इनके ऊपर ताप दाप तमाम तरह की जो है प्रकृति के द्वारा काट छाट हुआ है। इसकी वजह से क्या हुआ? ये इनका कट छट करके जो है काफी सपाट टाइप की हो गई। इसका मतलब ये रेसिडुअल माउंटेन है, इसका मतलब अवशिष्ट पर्वत। उसमें कौन कौन आता है? तो भारत में विंध्याचल है, और अरावली है, सतपुड़ा है, यह सब कैसी श्रेणियां हैं? यह सब की सब आपकी जो है अवशिष्ट पर्वत श्रेणियां हैं, और यह सब ज्यादातर प्रायद्वीपीय भारत की ही श्रेणियां हैं, जिनका निर्माण आदिकाल में ही हो चुका था। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रॉपर समझ में आ रहा होगा। तो जरूर लाइक और शेयर करते रहिएगा और सभी मित्रों को बता दीजिएगा। देखिए, अब उसके बाद कह रहा है कि सतपुड़ा श्रेणी दक्कन पठार का भाग है। सतपुड़ा श्रेणी तो दक्कन का है, ये भी आपको दिखाएंगे भी। कह रहा है इनका विस्तार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी हुआ है। तो चलिए आगे जरा सा देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखिए, अभी हम आपको पूरा जब यहाँ पर भारत एक और आगे लगाए होंगे, अभी मैं आपको वहां दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए, इस वाले में समझिए, अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर कि ये जो आपका मध्य प्रदेश वाला रीजन है, कर्नाटक के ऊपर जो मध्य प्रदेश वाला, ये तो कर्नाटक तक ही, इसके ऊपर जाएंगे तो प्रॉपर फुल वाले में चलते हैं तो ज्यादा अच्छे समझा पाएंगे। एक मिनट रुकेगा। हाँ, ये देखिए, ये आपका जो मध्य वाला रीजन है, यहीं पर आपको देखने को मिलेगी क्या? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी ऐसे है। कलर चेंज करें, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर आपको सतपुड़ा पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगा। इसमें भी बहुत सारी श्रेणियां हैं, जैसे महादेव है, जैसे मैकाल है। तो मैकाल में आपने सुना होगा कि ये देखिए पश्चिम साइड में मैकाल है, जिसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? अमरकंटक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें एक पर्वत श्रेणी है, इसी में पर्वत श्रेणी अलग से नहीं है, मतलब कई श्रेणियों से मिलकर बनी हुई है। इसमें क्या है? एक पर्वत श्रेणी है, इसमें इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? इसका नाम है महादेव, और इसकी चोटी क्या है? धूपगढ़। और यही जो धूपगढ़ है, ये पूरी सतपुड़ा रेंज की सर्वोच्च चोटी है। तो कभी अगर आपसे पूछे कि सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी क्या है? धूपगढ़ है। लेकिन अगर आपको मैकाल पर्वत श्रेणी का पूछे तो अमरकंटक है। मतलब कि दूसरी सर्वोच्च चोटी क्या हो जाएगी? अमरकंटक। उसके बाद देखो, गुजरात के पालनपुर से लेकर के दिल्ली तक जो फैली हुई श्रेणी, जिसको अवशिष्ट पर्वत हमने पढ़ा, ये कौन सी है? यही अरावली पर्वत श्रेणी है, यही अरावली रेंजेस है। और इसका सर्वोच्च शिखर अगर आपसे पूछ दे तो माउंट आबू में स्थित है, जिसका नाम है क्या? गुरु शिखर। ये बात आप ध्यान रखिएगा। दो तीन श्रेणियां हैं, चोटियां हैं, जो महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है, जिसका भी जिक्र हुआ वही आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ नहीं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको एक फैली हुई, आपको पता है कौन सा? विंध्य पर्वत श्रेणी, जो उत्तर प्रदेश होते हुए कहां तक? ये आपका बिहार तक चली जाती है। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुडविल या गुडलक है, या इसी को सद्भावना शिखर भी बोलते हैं। तो इसकी सर्वोच्च चोटी है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और तीनों की तीनों श्रेणियां कैसी हैं? अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है। इसी की बात कह रहा था, जो हमने आपको वहां पर दिखाने का प्रयास किया। ठीक है, अब आइए, उसके बाद कह रहा है, ये चीजें हो गई थी। देखो, सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी कौन सी? धूपगढ़ की, ये भी लिख दिया। अब उसके बाद कहा ज्यादा ही मिलेगा, हमसे कम यहाँ पर नहीं मिलेगा। जो घटना चक्र लिखा होगा उससे आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। आप देखिए, अब उसके बाद कह रहा है कि नीलगिरी पर्वत श्रेणी, मतलब कि प्रायद्वीपीय भारत की पर्वत श्रेणियों की बात कर रहा है। उससे पहले हम लोग जो उत्तर भारत में हमने पर्वत श्रेणियां पढ़ी थी, तो पहले उसकी सर्वोच्च चोटियों को देख लिया जाए, कम से कम 4-5 तो आप लोग याद कर लीजिए। तब हम लोग दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियों के बारे में चलेंगे। देखिए, जो हमने बताया था कि ये मध्य आपका सॉरी, ये जो महान हिमालय पर्वत श्रेणी है, ये देखिए, ये जो महान हिमालय है, इसी में सबसे ऊंची ऊंची सर्वोच्च चोटियां हैं। तो अगर आप देखोगे तो नेपाल में ही क्या है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, आपको पता है। यहीं पे आपको सिक्किम है, तो एक चोटी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, इनके बीच में भी एक चोटी देखने को मिलेगा, इसके इधर भी देखने को मिलेगा, और उसके बाद इधर भी देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका उत्तराखंड में कई चोटियां देखने को मिलेगी। तो आपका जो माउंट एवरेस्ट है, वो सबसे ऊंची चोटी है, जो आपका नेपाल में देखने को मिलेगा 8,848, कहीं कहीं 8,849 भी देखने को मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि इसका विस्तार होता है। इसीलिए इसको जो है नवीन वलद पर्वत बोलते हैं, क्योंकि अभी इसका विस्तार जारी है। उसके बाद देखिए, दूसरी सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे तो केटू है, जो आपका 8,611 है, जो दूसरी सर्वोच्च चोटी है किसकी? पूरे हिमालय रेंजेस की। और भारत की अगर बात करेंगे तो भारत का सर्वोच्च चोटी है, भारत की सर्वोच्च चोटी, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो केटू, इसी को गार्डविन आस्तीन भी बोलते हैं, दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो कंचनजंगा है। कंचनजंगा पूरे हिमालय पर्वत रेंजेस का भी तीसरी है। और भारत की बात करेंगे तो भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है।
अगर कई बार ये ध्यान रखना कि अगर K2 न रहे, गार्डियन आस्तीन न रहे, तब आप कंचनजंगा को लगा देना, नहीं तो अगर दोनों अवेलेबल है तो आप K2 या गार्डियन आस्तीन को ही लगाओगे। उसके बाद देखो चौथे नंबर पे कौन सी है, लोहोत्से है। ये आपका कहाँ पड़ता है, तो आपका नेपाल में पड़ता है, जिसका अर्थ ये आपको याद नहीं रखना है किसी का भी, सिर्फ और सिर्फ आप इसका याद रख लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। उसके बाद देखिए मकालू की बात करें तो मकालू आपको यहाँ देखने को मिल जाता है 5वें नंबर पे, 6वें नंबर पे चोयू है, 7वें नंबर पे धौलागिरी है, 8वें नंबर पे मनसालू है, 9वें नंबर पे नंगा पर्वत है। ये नंगा पर्वत ध्यान रखना कि भारत में स्थित है, और अगर भारत में भी कहाँ पूछे तो भारत के लद्दाख वाले रीजन में स्थित है, लद्दाख वाले रीजन में स्थित है। अगर श्रेणी पूछ ले कि कौन सी श्रेणी में स्थित है तो आप बता देना कि आपका जो है ये लद्दाख श्रेणी में ही स्थित है, लद्दाख श्रेणी में ही स्थित है। और लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश भी है तो लद्दाख श्रेणी में, और लद्दाख श्रेणी किसका पार्ट है तो आपको ये पता है। ठीक है, आ जाइए अब उसके बाद इन सब चीजों के बाद अगर हम देखेंगे तो इस पे अब देखिए क्या दिया हुआ है, उसी हिसाब से हम लोग डिस्कशन करेंगे, नहीं तो फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा। आइए यहाँ देखिए, हम लोग ज्यादातर हमारा फोकस इसी के ऊपर है, लेकिन जो जरूरी उतना जरूर बता देंगे, नहीं ज्यादा बता देंगे तो फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा क्लास। आइए चूंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चलेंगे, देखिए ये क्या है, अभी इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे प्राचीन भारत की। हम लोगों ने देखा यहाँ पर भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है, क्या है, केटू कार्डमिन हमने बताया, इसकी ऊंचाई बताया, दूसरी कंचनजंगा बताया, सब कुछ हमने बता दिया, ये आपने देख लीजिएगा। उसके बाद एक पर्वत चोटी है नंदा देवी, नंदा देवी कहां पर, उत्तराखंड में है, और ये भारत की कौन सी चौथी, चौथी कैसे हुई, तो पहले नंबर पे K2, दूसरे नंबर पे कौन सा कंचनजंगा, तीसरे नंबर पे मैं आपको बताया नंगा पर्वत, और चौथे नंबर पे कौन सा नंदा देवी। इतना अगर आप याद रखते हो तो कोई समस्या नहीं होगी, गढ़वाल हिमालय का पार्ट है, ये चीज आपने देख लिया। बाकी अगर 4-5 आप याद रख सकते हो तो 4-5 याद रखिए। उसके बाद देखिए अगर हम पश्चिमी घाट की बात करेंगे, देखो थोड़ा प्राचीन भारत की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं अपने उसी वाले फिगर पे, सॉरी प्राचीन भारत पे अगर हम लोग आ जाते हैं तो थोड़ा समझ में आएगा कि क्या है। ये देखिए ये वाला, अगर ये प्राचीन भारत की बात करेंगे, या हम लोग थोड़ा सा बनाने का भी प्रयास करते हैं, यहाँ पर देखिएगा, सॉरी ये देखिए इस तरीके से अगर हम लोग प्राचीन भारत को ड्रॉ करें, ये आपको देखने को मिल के आएगा ये वाला रीजन। तो प्राचीन भारत में अगर आप देखोगे तो यही वाला रीजन है जहां पर कर्नाटक, ये देखो यहाँ पर कर्नाटक है ये, और ये केरला दिख रहा होगा, ये कर्नाटक देखने को दिख रहा होगा, और यहाँ पर क्या है तमिलनाडु है। तो जहां पर इन तीनों का मिलन स्थल है, यहीं पर आपकी पर्वत श्रेणी फैली हुई है, इसका नाम है क्या, नीलगिरी। और इस नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, दोदा बेटा है। कई बार आप लोग ये ध्यान रखिएगा, दोदा बेटा है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि केरल, ये देखो केरल है, और ये क्या है, ये आपका तमिलनाडु है। तो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर भी एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है अन्नामलाई। अन्नामलाई, ये सब आप नोट कर लीजिएगा, आपको बहुत जगह नहीं मिलेगा इन सब चीजों पे जो इसने डिस्कस किया है, इसलिए मैं आपको कंप्लीट चीजें कंप्लीट तरीके से स्टडी कराऊंगा, आपको टेंशन मत लेना। देखो यहाँ पर क्या है, अन्नामलाई है, और अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो अनाईमुडी है। अब बात आती है कि दक्षिण भारत या जो प्राचीन भारत है, तो प्राचीन भारत की मतलब सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आप कहोगे कि सरदोदा बेटा है जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी की है, और दूसरे नंबर पे कौन सा है, अनाईमुडी है जो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की बात करता है। अब आ जाइए अपने सवाल पे, देखिए यही सब चीजें कह रहा होगा। अब 1 मिनट हम लोग इस पर बात करते हैं, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गया, कहाँ गया आपका, ये देखिए नीलगिरी। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी क्या है, दोदा बेटा है, 2637 है। और उसके बाद जो है यही आपका पश्चिमी, जो आपका हमने बताया कि प्राचीन भारत का भी सर्वोच्च चोटी है। दूसरी कौन सा है, अन्नामलाई है जो अनाईमुडी की सर्वोच्च चोटी है। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट क्या होता है इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे ये आपने आपको बताया प्राचीन भारत का चित्र बनाया, तो ये वाला जो रीजन है यही आपका पश्चिमी घाट है, और इधर क्या है, इस वाले रीजन को लोग बोलते हैं पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट को लोग सह्याद्री बोलते हैं। और ये बात ध्यान रखना यहीं पर एक पर्वत श्रेणी है जो आपका, जिसका जो है हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी, यहाँ पर देखिए ध्यान रखिएगा, हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी जो महाराष्ट्र में पड़ती है, और इसकी चोटी है। एक बार अगर इसमें लोग कंफ्यूजन हो रहा है तो ये समझना कि देखो ये जैसे श्रेणी है, और इस श्रेणी में जो अप एंड डाउन इस तरह से गर्त बन रहा है, तो इसमें जो ऊंची वाली पार्ट होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चोटी बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे, गर्त बोलेंगे। ये जो चोटी है, जो चोटी है इसकी बात कर रहे हैं, और ये पूरी क्या होती है, पूरी पर्वत श्रेणी होती है। यही जो चोटी है हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी की, तो पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी, इसी का नाम क्या है, कलसुबाई। ये ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है कलसुबाई। और यह कलसुबाई पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है। मतलब कि दक्षिण भारत की, प्राचीन भारत की सबसे ऊंची चोटी बोलते तो अनाईमुडी, लेकिन पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो क्या, कलसुबाई। और उसके बाद
इसी तरह पूर्वी घाट पे आ जाओ तो पूर्वी घाट में उड़ीसा के पास एक पर्वत श्रेणी है, इसका नाम महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी, और उसकी भी सर्वोच्च चोटी क्या है, महेंद्रगिरी चोटी ही है। इसका मतलब पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, महेंद्रगिरी। उम्मीद करती है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद देखिए जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसको पढ़ करके आपको निश्चित रूप से आपके डाउट को अगले वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। अब देखो अगर यहाँ पर पूछे कि सबसे दक्षिण पर्वत चोटी कौन सी है, तो यहाँ पर आपको कार्डमम कार्डमम या इलायची, कार्डमम मतलब क्या होता है, इलायची होता है, तो कार्डमम की श्रेणी है, कार्डमम चोटी भी है जो आपका तमिलनाडु वाले रीजन में पड़ता है। तो कार्डमम की चोटी क्या है, सबसे दक्षिणी हो गई आपका, कहाँ, प्राचीन भारत की। इतना से आपको उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अब आइए अपने टॉपिक पे चलते, देखिए इसमें क्या क्या बातें कह रहा था। ये सारा कुछ हो गया, एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, सब कुछ हो चुका है। अब देखिए कह रहा है थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, तो इसको भी आपको समझा दे रहे हैं, दर्रे हैं, अभी हमने दर्रे आपको पूरा प्रॉपर दिखाएंगे, आप लोग टेंशन मत लेना, तब वहीं पर डिस्कस कर देंगे। एक बार यहाँ समझ लीजिएगा, जैसे थाल घाट और भोर घाट क्या है, ये महाराष्ट्र के दर्रे हैं, और पाल घाट कहाँ पर, केरल पड़ते हैं। दर्रा कुछ और नहीं होता है, दो पर्वतों के बीच का रास्ता होता है, जो आपका जो घाट, जैसे देखो ये पर्वत है, ये पर्वत है, इनके बीच में जो घाटी बन रही है जाने के लिए, वही क्या है, पतला सा रास्ता होता है, दर्रा कहलाता है। इसी आपने देख लिया। उसके बाद देखो चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पर, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में है, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। और अगर आपसे हम पूछ ले कि ये बताइए कि केदारनाथ जो मंदिर है वह किस नदी के तट पर है, तो आप लोग क्या बताएंगे, या आप लोग बताइएगा कि भैया ये अलकनंदा, अलकनंदा अलकनंदा जो नदी बहती है, उसी अलकनंदा नदी के तट पर क्या है, केदारनाथ मंदिर है। ठीक है, ये बात आप देख लीजिएगा। और उसके बाद देखिए, हाँ आगे चलते हैं, एक मिनट, एक सेकंड रुकिए बस। और देखिए एक एक नदी है आपका कौन, हाँ हो गया, ये कहाँ गया, मिलान नदी। मिलान नदी देखिए कहाँ पर है, ओहो कलर क्यों नहीं चेंज, एक मिनट रुकिए बस। हाँ ये देखिए, ठीक, मिलान हिमनद देखिए कहाँ पर है, यह भी उत्तराखंड, कई बार मिलाने के लिए आता है हिमनद, अभी हम हिमनदों के आपको पूरे प्रॉपर पूरे जितने भी हिमनद है सबको करेक्ट करके एक बार दे दूंगा, उसके लिए टेंशन मत लेना। फिलहाल अब यहाँ पे हिमनद आ गया है, तो मिलान हिमनद कहाँ पर, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में कहाँ पर, जो कुमायूं रीजन है वहां पर। इसी हिमनद से शारदा नदी या काली गंगा नदी निकलती है। हम लोग जब उपवास तंत्र पढ़ेंगे तो वहां पर पूरी नदियों को डिस्कस कर देंगे, उसके लिए टेंशन मत लेना। अभी फिलहाल यहाँ पे आ गया, चूंकि इसमें बहुत ऊपर नीचे बहुत बेतरतीब तरीके से दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हमने इसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करने का प्रयास किया है। आ जाओ, अब आप सब लोगों के दर्द का यहाँ पे इलाज है, जो हमने आपको वहाँ समझा रहे थे। देखो यहाँ पर प्रॉपर मैप ने लगाया है, जैसे केटू गार्डिनासीन है, इसकी ऊंचाई 8611 भी वहाँ पे दिया था। ये आपको देखने में लग रहा हो कहाँ पे, काराकोरम श्रेणी में, कई बार पूछ लेता है किस श्रेणी में है, तो आप लोग बता देना कि ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। तो काराकोरम श्रेणी में ये आपने देख लिया। उसके बाद देखिए जो श्रेणियां थी काराकोरम, लद्दाख, जाकर उसी क्रम में आपको देखने को मिलेगी। देखिए पीर पंजाल यहाँ पर है, उसके बाद देखो धौलाधर है। पीर पंजाल आपका पश्चिमी जो है, हमने बताया था कि ग्रेट हिमालय में जाके मिल जाती है। फिर शिवालिक है, इस चीज को देखना। उसके बाद जो आपकी चोटियां थी उसको आपने देखना कि देखो नंदा देवी उत्तराखंड में है, धौलागिरी है। अब आपको ये कई बार देता है कि पश्चिम से पूरा क्रम लगाने के लिए, तो कैसे याद करोगे, यह बात आती है। तो ये ध्यान रखो, देखो ये लद्दाख है ना, यही पर आपको हमने एक चोटी बताई थी, कौन सा, नंगा पर्वत, ये आपने लिखना है यहाँ पर। कौन सा है, नंगा पर्वत। अभी हमने आपको बताया कि नंगा पर्वत ये भारत की कौन सी तीसरे नंबर की सर्वोच्च चोटी हुई, ये आपने अभी हमने आपको बताया। तो देखो चौथे नंबर पे कौन सा था, चौथे नंबर पे नंदा देवी था। पहले नंबर पे कौन था, केटू था, इसी केटू, इसी को केटू बोलते हैं, इसी को गार्डिनासी बोलते हैं। दूसरे नंबर पे कौन था, तो दूसरे नंबर पे ये देखो कंचनजंगा था। ये सब कंफ्यूजन दूर रखना, एक मिनट, हाँ चलिए। अब उसके बाद इसको याद कैसे करेंगे, देखिए अगर कोई व्यक्ति पहले नंदी देवी पे, नंदी भगवान में चला गया, नंदी भगवान में चला गया तो क्या होगा, नंदी भगवान में जाने के बाद उसको क्या मिलेगा, पूजा अर्चना करेगा तो उसको धन मिल जाएगा। धन मिलते ही वो धौलागिरी पर्वत पे चला जाएगा, और जैसे ही धौलागिरी पर्वत पे जाएगा तो उसको क्या होगा, धन उसके पास आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है खाने के लिए कुछ अन्न भी खरीद सकता है, इसका मतलब जैसे ही वो खरीदने के लिए जाएगा तो अन्नपूर्णा पर्वत पे चला जाएगा, और जैसे ही खरीदेगा तो क्या करेगा, खाएगा, एनर्जी आएगी तो कहेगा कुछ कुछ तूफानी करते हैं। तो कुछ तूफानी कहाँ करेगा, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाएगा, और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के बाद क्या करेगा, जाहिर सी बात है तूफानी करने के बाद फिर से भूख लगेगा, तो कहेगा आप क्या करें, तो इंस्टेंट एनर्जी कार्बोहाइड्रेट देती है, तो मकालू वहीं पर आलू खाएगा, आलू उबालेगा, खाएगा, तुरंत एनर्जी आएगी। उसके बाद कहेगा वाह अब तो मन कंचन हो गया, इसका मतलब फिर कंचनजंगा पर पहुंच जाएगा और आराम से टेंशन भरी नींद लेगा। तो
तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको पश्चिम से पूर्व क्रम याद करने का तरीका आया होगा। कई बार लगाने के लिए देखा गया एग्जामों में, प्रीवियस क्वेश्चन जो कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और सबसे पूर्व में याद रख लेना नामचा बरवा है, ये कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में है, इस बात को ध्यान रख लेना। ठीक है, तो मेन मेन इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया। अब उसके बाद देखिए पूर्वांचल की पहाड़ियों को थोड़ा सा देख लो, नहीं तो पूर्वांचल की पहाड़ियां कई बार पूछी जाती है। देखो जैसे यहाँ पर पटकाई है, नागा है, गारो है, यहाँ पर हमने अलग से दे दिया है ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, और ये आपको बना करके प्रॉपर दिया गया है। देखो जैसे दाफला बात करें, देखो ये दाफला है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर मिसमी है, अबोर है, ये सब पहाड़ियां आपको कहाँ पर अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगी। और नगा पहाड़ी है, नगा है, नगा पहाड़ी नगा जनजातियों के नाम पे पड़ा है, तो कहाँ पर नागालैंड में देखने को, देखो नगा हिल्स है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मिजो हिल्स है, मिजो हिल्स मिजोरम में देखने को मिलेगा। उसी तरह आपका त्रिपुरा है, त्रिपुरा में आपका यहीं पर एक लुसाई की पहाड़ी है। लुसाई की पहाड़ी कई बार पूछा गया है, मैं बता दे रहा हूँ, ये ध्यान रखना कि लुसाई की पहाड़ी कहाँ पर है, तो त्रिपुरा में है, ये बात आप ध्यान रखना। सॉरी मिजोरम है, ध्यान रखिएगा। हाँ यहाँ पे देखिए है लुसाई की पहाड़ी कहाँ पर है, मिजोरम में है। हाँ सॉरी इसके लिए गलत बोल गया, ये क्या है, लुसाई की पहाड़ी कहाँ पर है, ये मिजोरम में है। उसके बाद देखो गारो हिल, खासी हिल, जैंतिया हिल्स, ये कहाँ पर आपको देखने को, तो मेघालय मिलेगा। और एक आपका मिकिर पहाड़ी है, रेंगमा है, यह भी कई बार पूछा जाता है, तो ये असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर है। आ जाइए जरा ध्यान देख लीजिए, जैसे अरुणाचल प्रदेश देखो मिरी है, अबोर है, मिसमी है, पटकाई भूम है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये मिरी की पहाड़ी मैंने आपको बताया कि यह अरुणाचल प्रदेश और किसमें, असम के सीमा से लगा हुआ है। नागालैंड में नगा है, मणिपुर में मणिपुर की उसी के नाम पर है, मिजोरम में लुसाई और मिजो है, मेघालय में हमने बताया गारो खासी जैंतिया हिल्स है, और आपका यहाँ पर असम में क्या है, मिकिर और रेंगना, अभी हमने आपका जिक्र किया। उम्मीद करते हैं आपको मैप भी समझ में आ रहा होगा प्रॉपर तरीके से। और लाइक शेयर आप लोग प्लीज करते रहिएगा। एस देखिए नाम क्या है, एस गुरु जी, बहुत सोच करके नाम रखा गया है, प्लीज इसको प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ाते रहिएगा। ठीक है, चलिए एस गुरु जी, इस तरीके से। हाँ ठीक है, आ जाइए। उसके बाद अब यहाँ पर क्या है, अभी हमने आपसे प्रॉमिस किया कि दर्रा भी हमने लगाया है, तो दर्रा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कितना मेहनत से आपको बनाया गया है दर्रा, को ध्यान से समझिएगा। एक मिनट, थोड़ा सा कलर को ले लेते हैं चेंज, फिर आपको बताते हैं। चलिए अब देखिए, हम लोग पहले स्टेट वाइज चलेंगे, जैसे पहले केंद्र शासित प्रदेश का दर्रा देखेंगे, उसके बाद फिर राज्यों का दर्रा अलग अलग देखेंगे। देखो जैसे अगर हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की दर्रों की बात करें, तो जो रेड कलर से वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की दर्रे हैं। जैसे बनिहाल है, जैसे जोजिला दर्रा है, थोड़ा सा स्लाइड इधर बनाने में वो हो गया है, जैसे ल नीचे आ गया, यहाँ पे ल कर देना, तो जोजिला हो जाएगा। ये बनिहाल है, ये पीर पंजाल है, ये तीनों दर्रे कहाँ पर, जम्मू कश्मीर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी ल कर देना, ये बुर्जिल है, और यहाँ पर भी ल कर देना, ये अभिल है। ठीक है, तो बुर्जिल है, अभिल है, काराकोरम देखो यहाँ कर देना, काराकोरम तो काराकोरम श्रेणी में ही है, खारदुलुंगला यहाँ कर देना। तो ये क्या है कि आपको बनिहाल है, सॉरी बनिहाल है, जोजिला है, पीर पंजाल है, ये आपको जम्मू कश्मीर में, जबकि बुर्जिल है, अगिल है, काराकोरम है, खारदुंगला है, लामेकला है, ये सारे के सारे दर्रे कहाँ पर आपको लद्दाख वाले रीजन में देखने को मिलेंगे। वो भी आपका तिब्बत वाले रीजन में, जिससे होकर के चाइना जाने का मार्ग मिलता है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर आपको देखो जो ये ब्लू कलर से लिखा गया है, ये आपका हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। बड़ा लाचला है, सिरकिला है, रोहतांग, इसे कलर में अलग अलग कर दिया गया ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। तो बड़ा लाचला दर्रा, सिरकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, आपको पता है किसी सिरकिला दर्रे से सतलज नदी भी प्रवेश करती है। ये जब हम नदी को पढ़ाएंगे तो वहां पर ध्यान रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सतलज नदी किस दर्रे से होकर के प्रवेश करती है। उत्तराखंड के 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, ये माना यहीं पे कर लेना, माना है, यहाँ पर देखो नीति है, और यहाँ पर क्या है, लिपू लेक है, ये लिपू लेक है। तो माना, नीति, लिपू लेक, ये 3 दर्रे आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे। नाथुला दर्रा, और यहीं पे एक दर्रा और है जेलेपला दर्रा, जो ग्रीन कलर से है, ये आपको कहाँ पर, सिक्किम वाले रीजन में। इसी नाथुला दर्रे से होकर के मानसरोवर जाने का मार्ग विस्तृत होता है। 1962 के युद्ध के बाद इसको बंद भी कर दिया गया था, फिर बाद में इसको चालू किया गया, काफी इस पर विवाद बना रहता है। उसके बाद ये चाइना के कंट्रोल में ये दर्रा इधर वाले रीजन में रहता है। कई बार उसको चाइना बंद कर देता है, फिर जब बातचीत होती है, हाई लेवल मीटिंग होती है, तब उसको खोला जाता है। और आंध्र प्रदेश में आ जाओ, देखो बोमडिला है, यांग्याप है, दीपू है, ये यहाँ कर देना, थोड़ा सा ये स्लाइड नीचे की तरफ आ गई इसमें। और उसके बाद पांगशान दर्रा है, तो बोमडिला है, यांग्याप है, दीपू है, पांगशाड है, ये सारे के सारे दर्रे कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। जबकि मणिपुर में ये तुजु दर्रा है, ये मणिपुर में है, ये आप ध्यान रखना, मणिपुर में। तो ये दर्रे हो गए उत्तर भारत के। अब हमने आपसे बताया था देखो कि हाँ
ये देखो ये दर्रा वहां से आ गया, लेखा पानी, ये दर्रा यहाँ नहीं है, ये लेखा पानी दर्रा आपका यहीं पे है अरुणाचल प्रदेश में, इसको यहीं पे लिख लेना आप लोग, ठीक है, लेखा पानी दर्रा, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। उसके बाद आ जाओ लेखा पानी अरुणाचल प्रदेश में, थाल घाट, फ्लावर नीचे करते हैं, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकुट्टा, चार दर्रों के बारे में यहाँ देख लो, कभी गलत नहीं होगा। देखो थाली कब बजती है, भोर में जाते हैं लोग, तो थाली भोर में जाती है, मतलब घंटी आवाज करते हैं उठाने के लिए, तो थाल घाट भोर घाट कहाँ पर, तो महाराष्ट्र में। और अगर हम बात करेंगे पाल घाट दर्रे की और सेनकुट्टा दर्रे की, दोनों दर्रे कहाँ पर, केरल में। तो थाल, भोर और पाल में कंफ्यूजन होता है कि पाल महाराष्ट्र में है कि पाल केरल में, थाल और भोर को याद करोगे तो पाल अपने आप निकल क्या जाएगा कि पाल घाट और सेनकुट्टा दर्रा ये कहाँ पर है, तो केरला में, ठीक है। ये चीजें आपने प्रॉपर तरीके से देख लिया होगा। अब यहाँ पर भी हमने दे दिया है, देखो जैसे बनिहाल दर्रा है, ये आपका जम्मू कश्मीर में है, और यहाँ पर लद्दाख भी कर लेना, क्योंकि अब आपके शासित प्रदेश बढ़ गए हैं, तो उससे होकर के जाने का रास्ता लद्दाख में ही आता है। उसके बाद देखो नीति है, उत्तराखंड में नीति है, माना है, लिपुलेख है, ये सब कुछ बात हो चुका है। उसका देखो बोमडिला है, उसके बाद बुमला भी है, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में, माना हो गया, जिलेबला हो गया, ये सब बात हमने कर लिया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य यहाँ पर उन्होंने और दिया था घटना चक्र वालों ने, क्या कि भारत में जैव जो भौगोलिक मंडल है उनकी कुल संख्या कितनी है। तो अब बच्चा कैसे रटेगा, यह मुझे समझ नहीं आता, इसके फैक्ट दे दिए थे तो कैसे याद करेंगे, वही लोगों के लिए था जो प्रॉपर तरीके से पढ़े हैं, लेकिन यह सीरीज उनके लिए भी है जो एक नया भी बच्चा अगर आया होगा सिर्फ और सिर्फ समीक्षा अधिकारी के लिए, तो इस सीरीज में उसको पूरा भरपूर मदद होने वाला है। देखो कैसे यहाँ पर हमें लगा रखा है कि भारत की जो जैव भौगोलिक क्षेत्र है, जिसने 10 लिख दिया है, वो कौन कौन से कैटेगरी थे उसको यहाँ पर दिखाया गया है। देखो जैसे पहला है वो ट्रांस हिमालय वाला है, मतलब वाह हिमालय वाला जो कैटेगरी है वह है। दूसरा कौन सा, हिमालयी रीजन वाला है। तीसरा रेगिस्तानी वाला रीजन है। चौथा अर्ध शुष्क मतलब सेमी एरिड है। पांचवा पश्चिमी घाट है। छठवां डेक्कन का पठार है। सातवां गंगा का मैदान है जो आपका उत्तर भारत वाला मैदान है। आठवां की बात करेंगे जो तटीय, हमने बताया था कि आपका ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मैदान है। उसके बाद देखो उत्तर पूर्व क्षेत्र पूर्वोत्तर की बात कर रहा है। और 10वां में क्या, ये जो अंडमान निकोबार और ये जो लक्षद्वीप है, ये दो द्वीपों की बात कर रहा है। तो ट्रांस हिमालय कहाँ है, ये जो ब्लू कलर से है ये आपका क्या है, ये आपका ट्रांस हिमालय है। ये आपको सब पता चल चुका है। देखो कलर भी ना समझ में आ, मैं लिख दे रहा हूँ, ये वाला रीजन आपको पता है कि हिमालयी रीजन है, तो अब आपको ये आसान हो जाएगा याद करना। दूसरा और तीसरा देखो आपको पता है कि रेगिस्तानी वाला रीजन कहाँ पे है, ये रेगिस्तानी वाला रीजन राजस्थान में है, तो इसको आप लोग याद करना। चौथा देखो सेमी एरिड की बात कर रहा है। सेमी एरिड वाला जो रीजन यही वाला है जो आपका पंजाब से लेकर के और हिमालय के जो पूर्व साइड, जो इधर से आपका पूर्व साइड वाला रीजन है, इधर आपका ये सेमी एरिड वाला रीजन है, मतलब कि अर्ध शुष्क वाला रीजन है ये, ठीक है। इसको आप लोग देख लेना। उसके बाद 5वां नंबर पे चलते हैं, तो पश्चिमी घाट हमने आपको बता दिया कि ये पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। उसके बाद 7वें नंबर पे चले तो डेक्कन का प्लेटू, ये जो आपको देखो इस तरह का निशान देखने को मिल रहा है, यही आपका क्या है, डेक्कन का प्लेटू है। डेक्कन का पठार मतलब दक्कन का पठार है, ये आपका क्या होता है, आपका 6वें नंबर पे है दक्कन का पठार। 7वें नंबर पे देखो ये जो दिख रहा है ये गंगा का मैदान है। और 8वें नंबर पे जो ये तटीय वाला मैदान है पूरब साइड में, ये तटीय मैदान है। और 9वें नंबर पर कौन सा, पूर्वोत्तर हो गया ये पूरा। और 10वें नंबर पे द्वीप हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आइए अब यहाँ पर देखिए, कह रहा है शांति घाटी कहाँ है, तो शांति घाटी केरल में पाई जाती है। आपको पता है कि शांति घाटी जो है यूनेस्को की साइट में भी शामिल है। ये काफी बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है, यहाँ पर अनेक तरह की जैव विविधता पाई जाती है। अब देखो कई बार कंफ्यूज करते हैं बच्चे कि पूछ लेता है कि दंडकार्ड का क्षेत्र है, तो दंडकार्ड का क्षेत्र कहाँ कहाँ फैला है। देखो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, या अगर आप लोग मैप नहीं देखोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। देखो ये क्या है, यही आपका उड़ीसा है। ये आपको पता है कि क्या है, छत्तीसगढ़ है। ये आपका क्या है, तेलंगाना है। और ये क्या है, आंध्र प्रदेश है। यही वाले रीजन में क्या है, ये आपका दंडकार्ड का पठार है। अभी हाल ही में यह एक एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए इसको आप लोग ध्यान रखना कि दंडकार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह आपके इधर वाले रीजन में देखोगे मालवा है, यहाँ पर देखोगे बुंदेलखंड का है, यहाँ पर देखोगे छोटा नागपुर का पठार है। ऐसे ऐसे पठारों को जब हम पढ़ाएंगे तो वहां पर प्रॉपर तरीके से बता दिया जाएगा। फिर उसका देखो पीर पंजाल चिड़िया आपको पता ही हो गया कहाँ पाई जाती है, सब बात हो चुका है। लघु हिमालय कहाँ पाई जाती है इसके बारे में बात हो चुकी है। कुल्लू घाटी, धौलाघर और पीर पंजाल वाले रीजन, कुल्लू घाटी आपको पता है कहाँ, हिमाचल प्रदेश में ही है। कई बार अगर ये पूछ ले स्टेट तो पूछ बता देना, कुल्लू घाटी हिमालय में है। और अभी हमने आपको बताया कि धौलाधर रीजन और पीर पंजाल रीजन उसी वाले रीजन में है, तो इसका मतलब वहीं पर पाया जाएगा। कॉन्सेप्ट समझना रटना कुछ भी नहीं है। उसके बाद देखिए आज द्वीपों की बात करते हैं जो भारत में द्वीप समूह है। देखो श्रीहरिकोटा द्वीप
आपको पता है कि श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप है श्रीहरिकोटा द्वीप। यह जो है अगर आप देखेंगे देखो इस तरीके से है, तो यही आपका जो तमिलनाडु वाला रीजन है और यहाँ पर क्या आंध्र प्रदेश का रीजन है, यहीं पर क्या, यहीं पर इन्हीं दोनों की सीमा पर आपका स्थित है कौन सा, पुलिकट झील। ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, तो सबको पता होगा कि यहाँ पर आपका सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी इसको बोलते हैं। और उसके बाद कह रहा है कि बैरन द्वीप कहाँ पर है, बंगाल खाड़ी में। ये आपको भी प्रॉपर दिखाएंगे, हम इसके लिए टेंशन मत लेना, क्योंकि बैरन द्वीप है, नारकोंडम द्वीप है, कुछ भी अधूरा नहीं रहेगा। बंगाल खाड़ी तो अंडमान निकोबार द्वीप है, इसमें 572 द्वीप जिस तरीके से दिखा है, अगर आप इस तरीके से रटोगे तो कभी याद नहीं होने वाला। ये आपको दिखा देते हैं। ये देखिए भारत के द्वीप को मैं यहाँ पर बनाया है, यहाँ पर बंगाली खाड़ी प्रॉपर तरीके से है, उसके बाद अरब सागर के द्वीप समूह है और अपतटीय। अपतटीय का मतलब होता है कि जो भारत के तट पर स्थित द्वीप है, और ये सब क्या है, प्रॉपर तरीके से क्या पानी में डूबे हुए हैं। इसका मतलब इसके चारों तरफ क्या है, द्वीप समझना, जो इसके चारों तरफ क्या हो, जल हो। जैसे आपका शहर है, अगर इतना पानी से डूबा हो और ये वाला पार्ट ऊपर हो तो क्या होगा, ये द्वीप हो जाएगा। और प्रायद्वीप क्या होता है, जो तीन तरफ जल से घिरा हो, क्या होता है, प्रायद्वीप होता है। जैसे भारत हमारा प्रायद्वीप है, प्रायद्वीपीय वाला रीजन में आपने आपको दिखाया था कि ये वाला रीजन क्या है, प्रायद्वीपी है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इस सबों की बात करेंगे। श्रीहरिकोटा की वही बात हुआ था ऊपर। पम्बन द्वीप हमने आपको बताया था कि पम्बन द्वीप कहाँ पर है, यहीं पर आपका रामेश्वरम स्थित है, जो तमिलनाडु वाले रीजन में, ये हमने बताया था। उसके बाद न्यूमूर द्वीप की बात करेंगे, विलोर द्वीप की बात करेंगे, कहाँ कहाँ पर है, कौन सा उड़ीसा में है, कहाँ पर किस खाड़ी में, इस पर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद देखना, यहाँ पर हमने दो द्वीपों को, जो बड़े द्वीप थे उसको हमने बता दिया है कि देखो यहाँ पर जैसे अंडमान निकोबार है, तो अंडमान निकोबार भी कई पार्ट में बटा हुआ है। जैसे ये नॉर्थ अंडमान है, कई बार पूछ लेता है, यह मिडिल अंडमान है, यह लोअर अंडमान है, और ये क्या है, लिटिल अंडमान है। तो चार याद रखना, इसको उत्तरी अंडमान बोलते हैं, इसको उत्तरी अंडमान बोलते हैं, इसको मध्य अंडमान बोलेंगे, इसको मध्य अंडमान, और इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे दक्षिणी अंडमान, इसको हम लोग बोलेंगे दक्षिणी अंडमान। ठीक है, ये दक्षिणी अंडमान। और ये क्या है, ये है आपका लिटिल अंडमान, मतलब कि छोटा अंडमान, छोटा अंडमान। अब देखो इसको अच्छे समझना, ये क्या है, जो नॉर्थ अंडमान है, यहीं पर आपकी इसकी सबसे ऊंची चोटी यहीं पर आपको देखने को मिलेगी। ये आप ध्यान रखना, यहाँ पे अभी इसके बारे में बातचीत होगी। और उसके बाद देखो यहाँ पर दो एक, और इधर थोड़ा सा दो आपको ज्वालामुखी भी देखने को मिलेंगे, इसकी बात होगी। उसके पहले देखो पोर्ट ब्लेयर, कई बार पूछा गया है कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है, तो पोर्ट ब्लेयर आपका यहीं पर स्थित है, कहाँ पर, लोअर अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में। बच्चे मिडिल अंडमान लगा देते हैं, मध्य अंडमान लगा देते हैं, जो कि गलत है। दक्षिणी अंडमान में जो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, उसको आप लोग बता दें। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक पासेस है। पासेस क्या होता है, रास्ता है, उसको हम लोग बोलते हैं डक्कन पासेस। क्या नाम है इसका, डंकन पास। पास मतलब रास्ता, दर्रा होता है ना, वही डंकन पास। किसमें किसमें, तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, छोटा अंडमान, मतलब दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में क्या है, डक्कन पासेस। और अंडमान और ये जो मतलब लिटिल अंडमान और जो कार निकोबार है, इसके बीच से एक चैनल गुजरता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, 10 डिग्री का चैनल। ये बात आप लोग समझिएगा कि 10 डिग्री चैनल एक तो अंडमान निकोबार के बीच से गुजर रहा है, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट अंडमान है पूरा, और नीचे वाला पार्ट क्या है, ये पूरा निकोबार है। तो अंडमान निकोबार तो सही होगा ही, लेकिन अगर थोड़ा डीप जाके पूछे तो लिटिल अंडमान मतलब छोटा अंडमान और कहाँ, कार निकोबार के बीच में ये आपका फैला हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कार निकोबार है, उसके बाद आप देखोगे तो ये मध्य निकोबार है, और ये नीचे क्या है, मध्य, उसके बाद लिटिल, और यहाँ पर क्या, ग्रेट निकोबार। यही ग्रेट निकोबार की हम बात कर रहे थे, यहीं पर आपका क्या सबसे दक्षिणी बिंदु क्या, इंदिरा इंदिरा पॉइंट स्थित है, ये आपको पता हो गया होगा। ठीक है, अब देखो एक चैनल यहाँ पर भी गुजरता है, इसको ध्यान रखना। यहाँ पर एक देश है जिसको हम लोग बोलते हैं कि इंडोनेशिया, और इस इंडोनेशिया का एक द्वीप है, इसको हम लोग बोलते हैं जावा। और यही जावा और सुमात्रा आपने नाम सुना होगा, तो यहीं पर आपका क्या है, एक पास गुजरता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बृहद चैनल। बृहद चैनल या ग्रेट पासेस, ग्रेट चैनल पूछा जाता है, तो बता देना कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में है, कई बार पूछा गया है, इस बात को आप ध्यान रखना। उसके बाद आ जाइए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं कि जो भारत के कौन कौन से ज्वालामुखी द्वीप है। तो देखना यहाँ पर दो द्वीप है, एक है नारकोंडम, कौन सा है, एक नारकोंडम है, नारकोंडम है, और एक कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक है बैरन द्वीप, बैरन द्वीप। और यहाँ पर जो चोटी की बात कर रहे थे, इसका नाम है सैंडल पीक, सैंडल सैंडल पीक। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी कौन सी होगी, सैंडल पीक। कहाँ पर पड़ती है, तो उत्तरी अंडमान में पड़ती है, ये भी ध्यान रखना।
नारकोंडम जो सुषुप्त ज्वालामुखी है ये कैसा है, ये सुषुप्त ज्वालामुखी है, जबकि बैरन कैसा ज्वालामुखी है, तो ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। इस बात को आप देखिएगा। उसके बाद एक और पर्वत श्रेणी है, पर्वत चोटी, इसको भी ध्यान रखना, जनरली आपको नहीं देखने को मिलेगा, मैं बता रहा हूं आपको। ये देखना, यहाँ पर आपको माउंट थूलियर, इसका नाम है माउंट थूलियर, माउंट थूलियर कहां पर है, तो ये ग्रेट निकोबार में। इसका मतलब है कि निकोबार की सर्वोच्च चोटी पूछे तो माउंट थूलियर, और अगर अंडमान निकोबार की पूछ ले तो कौन सा, सैंडल पीक। मतलब पूरे अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी कौन, सैंडल पीक। दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछे अंडमान निकोबार की, थूलियर। और अगर निकोबार की पूछ ले तो माउंट थूलियर। उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखो लक्षद्वीप आपको कहाँ, केरला के पश्चिम में, तो ये केरल वाला पार्ट है, लक्षद्वीप है। इसमें देखो बहुत सारे द्वीप है, चीतल है, किल्टन है, कदमत है, एंड्रोथ है, कावारत्ती है, काला कालपेनी है, और आपका मिनिकॉय है। बहुत सारे द्वीप आपको देखने को यहाँ मिलेंगे। तो इस सब चीजों को आपने देखा। उसके बाद आपको पता है कि इसके दक्षिण में कौन सा देश है, तो यहाँ पर आपको पता है कि मालदीव है। और यही मालदीव और जो आपका लक्षद्वीप, मालदीव और लक्षद्वीप के बीच से कौन, 9 डिग्री का चरण आपको देखने को मिलता है। 9 डिग्री, 10 डिग्री, डक्कन पासेज, उसके बाद बृहद चैनल, और एक चैनल यहाँ पर छूट गया, इसको भी देख लो कि ये जो उत्तरी अंडमान था यहीं पर एक चैनल गुजरता है, क्योंकि यहाँ पर एक द्वीप है, इसका नाम है कोको द्वीप। कोको द्वीप जो म्यांमार के अंडर में आता है, पहले भारत के अंडर में था, उसको फिर दे दिया गया। जब आपने मूवी देखी होगी, कौन सा एक मूवी आई थी जिसमें सुभाष चंद्र बोस जो लीड किए थे, तो उस वाले ये कोको चैनल तो भारत के अंडर में था, बाद में भारत ने इसको दे दिया। यहाँ से एक चैनल गुजरता है, इसका नाम, इसी द्वीप के नाम पर इसका नाम है कोको चैनल। तो कबर अगर कई बार पूछे कोको चैनल किसके किसके बीच में है, तो अंडमान, मतलब उत्तरी अंडमान और कोको के बीच में। देश पूछ ले तो भारत और म्यांमार के बीच में। तो उम्मीद करते हैं कि आपका ये सारा कुछ ही प्रॉपर तरीके से क्लियर हुआ होगा। सभी द्वीप को अच्छे से आपने देखा होगा। व्हीलर द्वीप आपको पता है कि मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है, कहाँ पर, उड़ीसा में है। उड़ीसा में जैसे अगर ये है तो यहाँ पर उड़ीसा के पास आपका मिसाइल प्रक्षेपण द्वीप है, जो आपका व्हीलर द्वीप। पुलिकट झील के बारे में बात हो ही गया था, ये सब बात हो चुकी है। आ जाइए, रामेश्वरम द्वीप के बारे में मैंने बता ही दिया था कहां पर है। और उसके बाद मुंबई के बारे में जान लो कि जो मुंबई है, ये सालसेट द्वीप पर, यहाँ पे आपकी मुंबई जो स्थित है, ये सालसेट द्वीप है, यहाँ पर मुंबई स्थित है। और पंबन द्वीप के बारे में बात हुई है, सब हो गया, ठीक है। अब आइए कुछ चीजें यहाँ पर और देख लीजिए, मैक्सिमम चीजें हो चुकी है, एक बार यहाँ देख लीजिए। जैसे कि आपको ये हमने भारत कुल क्षेत्रफल बता ही दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के कुछ राज्यों का क्रम लगाने के लिए देता है, तो आप कैसे क्रम याद रखोगे, जरा ये ध्यान रखना। देखो भारत में सबसे, आपको वो याद नहीं रखना है उसका कितना क्षेत्रफल है। पहले नंबर पे आपको देखो राजस्थान है, क्रम से आप याद रखना। दूसरे नंबर पे इसके नीचे खिसकोगे तो मध्य प्रदेश है, थोड़ा सा इसके नीचे और आ जाना तो आपको देखने को क्या मिलेगा, महाराष्ट्र देखने को मिलेगा। तीन देखो यहाँ पर देखने को मिलेगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इसी क्रम में आपको देखने को मिला है। तो बस यही याद रखना कि 3 का क्रम अगर आप याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो ये 3 आप लोग याद रखिएगा प्रॉपर। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करने वाले 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब यहाँ पर थोड़ा स्पेसिफिक उत्तर प्रदेश से पूछ लिया, उत्तर प्रदेश कौन कौन से जो है राज्य सीमा टेस्ट करते, तो जरा देखिए, बिना मैप देखे आपका काम नहीं बनने वाला। ये देखो, जैसे ये उत्तर प्रदेश, थोड़ा इसको हाईलाइट करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। 1 मिनट रुकिएगा, पहले उत्तर प्रदेश वाली सीमा को लोग हाईलाइट कर लेते हैं कि देखो कहाँ से है। ये देखिएगा, 1 मिनट, ये आपका ये उत्तर प्रदेश वाली सीमा है। ये देखिए, ये आपका उत्तर प्रदेश वाली सीमा है, ठीक है। अब इससे पूछिए कौन कौन से राज्य हैं, तो आपको थोड़ा प्रॉपर दिख भी गया होगा कि सर यहाँ पर कौन सा उत्तराखंड है, और यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट, लिटिल बिट ऑफ पार्ट किसका, हिमाचल प्रदेश का। लोग कंफ्यूज करते हैं कि हिमाचल प्रदेश नहीं लगता, लेकिन लगता है। और लोग सोचते हैं पंजाब लगता है, लेकिन पंजाब नहीं लगता है। इसलिए कौन सा, दूसरे नंबर पर हिमाचल है, तीसरे नंबर पर आपको देखोगे हरियाणा है। अभी राज्य की बात कर रहा हूँ, केसारी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, और ये क्या है, अगर हम पश्चिम में देखेंगे तो हरियाणा हो गया, तो 3 हो गया। और दक्षिण पश्चिम देखेंगे तो राजस्थान चौथे नंबर पर हो जाता है। 5वें नंबर पे दक्षिण में देखोगे तो मध्य प्रदेश है। 6वें नंबर पे आपका सोनभद्र वाले जैसे छत्तीसगढ़ है। और 7वें नंबर पे देखोगे झारखंड। 8वें नंबर पे बिहार, झारखंड से भी थोड़ी सीमा टच करता है। इसका मतलब है कि 8 राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन था, यहाँ पर दिल्ली। आपको पता है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर क्या है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। ये समझ में आ गया होगा। चंडीगढ़ नहीं है, ये ध्यान रखना। चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश, अरे सॉरी, हरियाणा और पंजाब की सीमा पर केंद्र शासित प्रदेश है। तो 8 राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा लगाती है, कौन, उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों से। वही बात यहाँ पे कह रहा था, कुछ जो को आप समझ गए होंगे। ये देखिए जो लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए
अब कह रहा है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बार उन 7 सिस्टर के बारे में उनको दिखाई दिया, वही 7 सिस्टर थे जो यहाँ पर है, इनको 7 सिस्टर बोलते हैं। कौन कौन सा, तो देखना यहाँ पर पहले नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, दूसरे नंबर पे नागालैंड, तीसरे नंबर पे मणिपुर, चौथे नंबर पे मिजोरम, पांचवें नंबर पे त्रिपुरा, छठवें नंबर पे असम, सातवें नंबर पे मेघालय। इसमें सिक्किम को शामिल नहीं करते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अब उसके बाद ये सब चीजें हो गई। अब उसके बाद जो हमने द्वीप दिखाया था, तो द्वीप की अगर बात करेंगे तो अगर लक्षद्वीप की अगर कभी आपसे पूछ दे कि लक्षद्वीप कितना दूर फैला हुआ है, तो लक्षद्वीप की जो एरिया है वो 32 वर्ग किलोमीटर मात्र फैला हुआ है। इसका मतलब सबसे छोटा भारत का अगर कोई केंद्र शासित प्रदेश है तो यही है, कौन सा, लक्षद्वीप। ये बात है। और अगर केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पूछेगा, ये भी पूछना कई बार पूछा गया है, तो सबसे बड़ा इस समय कौन हो गया है, तो लद्दाख हो गया है। ये बात आप ध्यान रखना कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। और दूसरे नंबर पे कौन है, तो जम्मू कश्मीर। तीसरे नंबर पे कौन सा, आपका अंडमान निकोबार। इस बात को आप याद रखना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। पुडुचेरी 4 अलग अलग, हाँ पांडिचेरी के बारे में भी जान लीजिए कि पांडिचेरी भारत के 4 अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है। आपका 2 तो आपका कहाँ, तमिलनाडु में है, एक आपका कहाँ, मध्य प्रदेश, सॉरी एक आपका देखो यहाँ पे है। इसको ये करता हूँ तब नहीं तो सब पिच हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ सब चीजें, हाँ अब देखो क्या कह रहा है कि एक आपका यहाँ पर आंध्र प्रदेश में है, उसके बाद आप देखोगे कि एक पौंडीचेरी में यहाँ है, एक पौंडीचेरी में यहाँ 2 हो गया, और उसके बाद आपका यहाँ पर है कहाँ, केरला में। ये बात आप ध्यान रखना। तो कई बार पूछा गया है और उसका नाम भी पूछा जाता है। तो जो यनम है वो आपका कहाँ पर, सब पौंडीचेरी का भाग है, और मेन पौंडीचेरी कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। ठीक है, तो एक यनम जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में, जबकि पौंडीचेरी और कराईकल के नाम से तमिलनाडु में, और माहे के नाम से कहां पर, केरला में विस्तृत है। ये आपने देख लिया। राज्य पूछेगा तो देखो एक राज्य केरला, दूसरा नाम है आपका तमिलनाडु, और तीसरा कौन सा, तीसरा आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा तीसरा, एक सेकेंड, हाँ पेन कहाँ गया भाई, हाँ तीसरा देखो एक राज्य केरला, दूसरा नाम तमिलनाडु, और तीसरा कहां पर आपका आंध्र प्रदेश। तो यही बात यहाँ पर बोल रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 1 मिनट रुकिए थोड़ा, हाँ प्रॉपर तरीके से बस मैप देखते जाइए, और स्टूडेंट का एक्सपोर्ट एड्रेस आप लोग खरीद लीजिएगा। बिना मैप का जियोग्राफी थोड़ा सा दिक्कत करेगा आप लोग को, इसलिए मैं यही कहूंगा कि मैप आप लोग प्रॉपर तरीके से क्या करेंगे, खरीद लेंगे। ठीक है, आज ये नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। हम्म, ये सब बातें हो चुकी है, ये सब बातें हो चुकी हैं। अब ये देखिए उत्तर प्रदेश का जिला हमने लगाया था यहाँ पर, थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश के जिले को। 1 मिनट रुकिए, क्या हो गया भाई, हाँ ये उत्तर प्रदेश के जिले को आप लोग देख लीजिएगा प्रॉपर तरीके से। उत्तर प्रदेश का जिला लगाया गया है, स्टेट लगाया गया है। 1 मिनट रुकिएगा, हाँ ये उत्तर प्रदेश। तो अभी हमने दिखाया था कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन राज्य लगे हुए, कुछ चीजें देख लिया, और कौन कौन से देश लगे हुए तो आपने देख लिया। यहाँ पर नेपाल लगा ही है, आपने देखा ही कि नेपाल हमारा क्या है, पड़ोसी देश है। और तो सब राज्य है, सब राज्य को मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पर देखना चाहता हूँ देख लीजिएगा। उत्तराखंड है, इधर देखो हिमाचल प्रदेश है, इधर हरियाणा है, यहाँ पर देखो दिल्ली है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको हरियाणा है, यहाँ पर देखो राजस्थान है, यहाँ मध्य प्रदेश है, इधर आपका छत्तीसगढ़ देखने को, ये बिहार है, झारखंड है। तो वही चीज यहाँ पे लगाने का मैंने मैप दे दिया, प्रॉपर आप लोग के देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा आगे। क्या हो गया भाई, थोड़ा सा हो गया ना, तो परेशान कर रहा है। हाँ थोड़ा सा बस समय देना आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नीचे क्यों नहीं आ रहा? चलिए ये सब चीजें हो गई। उसके बाद देखना कह रहा है कि सर्वाधिक उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। मतलब कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों, मतलब मध्य प्रदेश आपका स्टेट है, वो उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा जिलों के साथ टच करता है। तो कई बार पूछा जाता है, इस बात को आप ध्यान रखना। और उत्तर प्रदेश का सबसे न्यूनतम सीमा रेखा कौन सा राज्य टच करता है, तो ये आप लोग देखना कौन सा, हिमाचल प्रदेश है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, 1 मिनट दिखा देते हैं आप लोग को। ये देखो ये वाला पार्ट बहुत थोड़ा सा आपका कौन सा, हिमाचल प्रदेश टच करता है। मतलब सबसे कम और सबसे अधिक जिलों से अगर कोई टच करता है तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश, देखो यहाँ से मध्य प्रदेश स्टार्ट होता है और इधर तक आपका चलता है। इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा जिलों से सीमा टच करता है। ठीक है, ये आपने देख लिया। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर कि हाँ कि सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला कौन सा,
सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला, मतलब सबसे ज्यादा स्टेट को टच करता है सोनभद्र। क्यों? या लोग देखो ये सोनभद्र है, यहाँ पर देखते रहिए कभी गलत नहीं होगा। देखिए यहाँ पर बिहार है, यहाँ पर झारखंड है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है और यहाँ पर क्या है एमपी। इसका मतलब है या 1 2 3 4 राज्यों को अकेला मात्र एक ऐसा जिला है जो सोनभद्र इसको टच करता है। कई बार यह पूछा गया क्वेश्चन से ध्यान रखना। और तेलंगाना राज्य की सीमा किससे? आंध्र प्रदेश से, कर्नाटका से, महाराष्ट्र से और छत्तीसगढ़, 4 राज्यों की सीमा इसकी लगती है। तेलंगाना से भी कई बार पूछा गया है, ये आप लोग देख लेना। देखो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ यहाँ पर। ये तेलंगाना कहाँ है? तेलंगाना यहाँ पर है। ये वाला आप लोग ध्यान रखना, उड़ीसा से टच नहीं करती है। ठीक है, 1 2 3 4 इसी की बात यहाँ पे कह रहा था। मैप देखते रहिए, बिना मैप देखे आपका काम नहीं बनना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए तो अब 2011 की जनगणना की बात करता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भील जनजाति क्या है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति। इसके पहले कौन सी जनजाति हुआ करती थी? तो इसके पहले गोंड जनजाति हुआ करती थी। अब कौन सी जनजाति हो गई है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील हो गई है और दूसरे नंबर पे क्या आ गई है? गोंड आ गई है। और गारो जनजाति आपको पता है कि मेघालय में ही निवास करती है, उसके नाम पे एक पर्वत श्रेणी भी है। टोडा जनजाति कहा कि तमिलनाडु की सारी जनजातियों का लिस्ट भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर तो इसने 2-4 देकर पूरा किया है, उतना हम लोग काम नहीं करेंगे। उसके बाद सहरिया जनजाति कहाँ पर है? राजस्थान में है। बंजारा है, सहरिया है, भील है, ये सारी की सारी जनजातियां कहाँ पर? राजस्थान में है। शोम्पेन है, जारवा है, ओंग है। देखो शोम्पेन है, जारवा है, ओंग है, ये सभी की सभी जनजातियां कहाँ पर? आपका अंडमान और निकोबार वाले द्वीप में पाई जाती है। उसके बाद देखो भारत एवं भारतीय उपमहाबोली में बोली जाने वाली भाषाओं में संख्या के आधार पर हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बंगाली बोली जाती है। ठीक है, उसके बाद देखना भारत की सबसे आदिम जनजाति कौन सी? आदिम मतलब होता है पुराना, सबसे प्राचीन। सबसे आदिम जनजाति कौन सी? जारवा है। इसने 2-4 देकर खाना पूर्ति किया। अब आइए हम आपको पूरा प्रॉपर जनजातियों को यहाँ पर लिस्ट देके पढ़ा देते हैं और इससे बाहर जाना नहीं है। देखो अगर हम यहाँ पर चलेंगे, ध्यान रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर और यहाँ पर लद्दाख है, लद्दाख है, ये कंबाइन आप लोग यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर हम जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में देखो बकरवाल है, गुज्जर है, मौन है, चांपा है, बाल्टी है, गद्दी है, सिंपी है, डोगरा है। अब उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? तो डोगरा। डोगरा कहाँ पर पाया जाता है? तो डोगरा जम्मू एंड कश्मीर में। सब याद नहीं रखना, जिस पर निशान लगाएंगे गुला करेंगे वो जरूर याद रखिएगा। कलर चेंज कर लेते क्योंकि यह भी ब्लैक है, वो ब्लैक अच्छा नहीं आ रहा है। चलिए अब आएगा। देखिए डोगरा वाला आप लोग याद रखना, डोगरा कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। गद्दी वाले को याद रखना और उसके बाद बकरवाल वाले को याद रखना और गुज्जर को याद रखना। तो यह याद रखना कि बकरवाल, गुज्जर और गद्दी ये जनजातियां लद्दाख, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह पाई जाएगी। जाहिर सी बात है कि पहले जब जनजाति यहाँ से वहां तक फैली थी, उनका बंटवारा करोगे तो फिर जनजाति यहाँ से वहां तक तो फैली ही रहेंगी। ठीक है, तो ये सब जो कंबाइंड जनजाति कहा कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर के रीजन की है। अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल में देखो, हिमाचल प्रदेश गद्दी देखने को मिलेगी, लेकिन गद्दी जनजाति की जो अधिकता है वो आपका जम्मू कश्मीर वाले रीजन में, लद्दाख वाले रीजन में ज्यादा है। उसके बाद देखो गुज्जर जनजाति, यहाँ पर भी दोनों कंबाइंड जनजाति पाई जा रही है। लेकिन अगर लाहौली पूछे और उसके लाहौली मेन से इंपॉर्टेंट है तो आपका ये हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति है लाहौली जनजाति। ये बात आप ध्यान रखना। उसके बाद देखो अगर हम पंजाब में चले तो पंजाब में जो गद्दी फैली हुई है और उसके बाद स्वांगला और साथी जनजातियां पंजाब की है। और ये बात आप ध्यान रखना, एक यहाँ पर जनजाति है, इसका नाम याद रखना, ये कई बार पूछा जाता है, इसका नाम है कुका। कुका जनजाति कहाँ पर है? पंजाब में। जबकि कुकी जनजाति कहाँ पर है? तो मणिपुर। अब जब हमको पढ़ाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कुकी और कुका में ध्यान रखना। कुका कुका कहाँ पर? पंजाब में, और कुकी कहाँ पर? मणिपुर में। अब उत्तराखंड में चलते हैं तो देखो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों में तीर लगाया गया ना, दोनों में कंबाइंड जनजाति है। उत्तराखंड बुक्सा, भोटिया, थारू, राजी, जानसौरी, ये सभी की सभी जनजातियां दोनों की कंबाइंड जनजातियां हैं। ये बात आप प्रॉपर ध्यान रखना। और जानसौरी में आपको पता है कि यही आपका जानसौरी जनजाति है। और उसके बाद आपका एक टोडा जनजाति है। इन सब जनजातियों बहुविवाह प्रचलित है। और जो थारू जनजाति है दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ये सब चीजों का ध्यान रखिएगा। उसके बाद सिक्किम में चलेंगे, देखो लेप्चा को याद रखना, भूटिया को याद रखना, शेरपा को याद रखना, ये सिक्किम में है। जबकि बिहार में चलेंगे, अब देखो बिहार और झारखंड में भी कॉमन जनजाति देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कि बिहार से झारखंड अलग हुआ है, तो जितनी ज्यादा जनजाति बाहुल क्षेत्र था तो झारखंड में चला गया। लेकिन बिहार में बहुत सारी जनजातियां पाई जाएंगी। जैसे देखो अगर हम पहले झारखंड का देख ले, थोड़ा सा नीचे कर स्लाइड, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए
झारखंड है तो झारखंड देखो संथाल है, मुंडा है, हो है, बिरहोर है, खोंड है, उराव है, ये सब पढ़ते पढ़ते बोलते बोलते आपको याद होगा। उसके बाद देखो खरिया है, कोल है, उसके बाद असुर है और भुइया है, ये सब महत्वपूर्ण जनजातियां हैं। और एक पहरिया, इसी को वैगा जनजाति बोलते हैं, ये सब झारखंड की है। जब झारखंड की याद करोगे तो बिहार का आपको अलग से टेंशन लेना नहीं है। देखो बैगा है, असुर है, कोंड है, उरहार है, बोर है, बिरहोर है, सब वही जनजाति आपको देखने को मिलेगी। बंजारा जनजाति काट देना यहाँ से, इनकी ज्यादातर बहुलता है, बंजारा जनजाति एका दुक्का पाया जिसको छोड़ना। अब उसके बाद मेघालय में चलो, तो मेघालय आपको पता है खासी है, गारो है, मिकी जनजाति आपको असम में भी देखने को मिलेगा और मेघालय में देखने को मिलेगा। उसके बाद देखो जयंतिया, तीनों के नाम में पहाड़ी भी है, गारो खासी जयंतिया, कई बार क्रम लगाने किया था, तो सबसे पश्चिम में गारो, फिर खासी, फिर जयंतिया। एक हाजोंग जनजाति कई बार पूछता है, ये बात ध्यान रखना, तो हाजोंग जनजाति मेघालय में भी निवास करती है, बस इतना याद रखना, काम बन जाएगा। उसके बाद देखो अगर हम अरुणाचल प्रदेश में देखें तो अरुणाचल प्रदेश में आपातानी है, दाफला है, मिश्मी है, अबोर है, ये चार जनजातियां याद रखना, काम बन जाएगा। आपातानी, दाफला, मिश्मी, अबोर, ये सभी की सभी जनजातियां कहाँ अरुणाचल प्रदेश पाई जाती है। अगर हम असम की बात करें, देखो चकमा है, मिकिर है, उसके बाद आपका देखो यहाँ पर एक बोरो जनजाति और कार्बी, ये चार जनजातियां रखना। चकमा, मिकिर, बोरो और कार्बी, ये चार जनजातियां कहां पर असम में, जबकि बकिया और लिस्ट दे दी है, जो बच्चा आप देख सकता है वो पूरा प्रॉपर देख लेगा। नागालैंड की बात करेंगे तो नागालैंड में आपको एक नागा जनजाति तो आपको है ही। यहाँ पर आपको देखो सबसे महत्वपूर्ण जनजाति एक मिल जाती है अंगामी, कई बार पूछा गया है, और एक कोन्याक, ये दो जनजातियों को याद रखना, कोन्याक को और अंगामी को। बाकी आपको पता है कि रेंगमा तो दो तीन जगह पाई जाती है, उसको आप लोग एक जगह भी याद रखोगे तो काम बन जाएगा। देखो मणिपुर है, मणिपुर में देखो अंगामी जनजाति पाई जा रही है, मणिपुर और नागालैंड सटे हुए हैं, तो मणिपुर अंगामी इतना नजदीक नजदीक ऐसे कभी भी नहीं देगा। जब अंगामी जनजाति पूछेगा तो चाहे नागालैंड देगा, चाहे क्या देगा, मणिपुर देगा। उसके बाद क्या दे देगा, आपको बिहार दे देगा, उसके बाद नेपाल दे देगा, ऐसे दे देगा, या आपको सिक्किम दे देगा, इस तरीके का दे देगा दूर दूर। मिजो में देखो मिजो जो जनजाति पाई जाएगी उसके नाम पर, और यहाँ पर आपका एक लाखेर जनजाति और हाजोंग जनजाति पाई जाती है, इसको भी आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद त्रिपुरा में एक जनजाति पर याद रखना, यहाँ पर रियांग जनजाति पाई जाती है, और एक लुसाई, इन दोनों को याद रखना, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। जबकि आपने देखा भी कि लुसाई की पहाड़ी कहाँ पर, मिजोरम में है, लेकिन जनजातियों का बहुलता त्रिपुरा साइड में ज्यादा है। उसके बाद देखो पश्चिम बंगाल में चलेंगे तो पश्चिम बंगाल की जनजातियां बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन आप लोग ध्यान रखना, भूमिज है, असुर है, कोरबा, ज्यादातर जो आपका उड़ीसा वाले रीजन की जनजातियां हैं, ज्यादातर जनजाति दोनों में कंबाइंड मिल जाती है। देखो भूमिज है, कोरबा है, ये सब आपका कहाँ पर, वेस्ट बंगाल की है। और उड़ीसा की जनजाति देखो आपको इसमें भी भूमिज मिलेगा, खुरिया मिलेगा, कोरा मिलेगा, ये देखना। लेकिन जो आपको सबसे महत्वपूर्ण याद क्या रखना है, इस वाले रीजन कहाँ, महाराष्ट्र वाले में जो, और मध्य प्रदेश वाले में, थोड़ा मध्य प्रदेश वाले रीजन का देखना। यहाँ पर देखो इससे भील है, कोल है, गोंड है, ये सब जनजाति याद रखना। उसके बाद अगर हम चलेंगे राजस्थान में तो राजस्थान वाले रीजन में देखो यहाँ पर आपको देखो भील मिलेगा। भील आपको देखो कहाँ का मिलता है, राजस्थान मिलेगा, गुजरात मिलेगा, महाराष्ट्र मिलेगा और मध्य प्रदेश मिलेगा। और भील आपको पूर्व साइड में देखने को मिलेगा, उड़ीसा उड़ीसा और आपका झारखंड भी। लेकिन सबसे ज्यादा बोलता है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। भील जनजाति की अधिकता कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। इसी तरह अगर पूछे सहरिया जनजाति की अधिकता कहाँ पर, तो राजस्थान में, बात ध्यान रखना। उसके बाद देखो सहरिया है, गरजिया है, मीरा है, बंजारा है, ये सब जनजाति कहाँ पे, राजस्थान में। और जाहिर सी बात है सटा हुआ स्टेट है तो कुछ यहाँ पर भी, लेकिन जो अगर पूछे कि सहरिया जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है तो राजस्थान में, भील पूछे तो मध्य प्रदेश में, ये आपने समझ लिया होगा। उसके बाद देखो डाफर जनजातियां रखना, कई बार पूछा गया, डाफर जनजाति गुजरात में है, वो एक महत्वपूर्ण जनजाति था। उसके बाद महाराष्ट्र में देखो, महाराष्ट्र में भील देख लिया, कोई देख लिया, सब वही है, ये ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। एक जनजाति आप लोग यहाँ याद रखना, चेटू जनजाति याद रखना, आंध्र प्रदेश में कई बार पूछा गया है, क्योंकि चेटू तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, इसलिए दोनों में ही हो जाएगा, फिर दोनों याद रख लेना। उसके बाद देखो जो महत्वपूर्ण वही बता रहे हैं, टोडा जनजाति तमिलनाडु में याद रख लेना। उसके बाद मोपला विद्रोह भी हुआ था, तो मोपला और नायर दो जनजाति आप लोग याद रखना, कहाँ पर, केरला में, कई बार पूछा गया है। कर्नाटक वाले इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा नहीं है, इसको छोड़ देना। और उसके देखो औंज है, सेंटलीज है, ये आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये औंज है, औंज जनजाति है। सेंटलीज है, देखो यहाँ पर सेंटलीज है, सेंटलीज है। उसके बाद देखो क्या मिलेगा आपको, जारवा देखने को मिलेगा, जारवा है, फिर क्या है, सोमपेन है, सोमपेन है। ये आप देखना, चार जनजातियों को याद रखना, कहाँ पर, अंडमान निकोबार में। और यहाँ पे देखो लिखा भी है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति भारत कौन सी है, भील जनजाति है। ये करीब करीब आपका जो सारा बेसिक जो जनरल तत्व दिया था वो सभी हमने क्या किया, विद डिटेल एक्सप्रेशन मैप के साथ अच्छे से कवर किया। उसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी, इसलिए हम इसका क्या करेंगे, इस संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला है उसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में
कराएंगे ताकि आप लोगों को आसानी रहे उसको भी देखने में, करने में। इसको देखने के बाद आसानी से आप कर जाएंगे। तब तक के लिए आप लोग प्रॉपर तरीके से इसको देख लीजिए और इसके बाद हमने संपूर्ण जो है, जो इससे संबंधित जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में पूछे गए प्रश्न है, उन्हीं की सारी श्रृंखला है। मैं पहले बता रहा हूँ, घटना चक्र का है, तो आप लोग एक बार इसको चेक कर लीजिएगा और दूसरा वीडियो जब आएगा तो उसमें आप लोग दूसरे पार्ट को देख लीजिएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा और यस गुरुजी को क्या करिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर और बाय बाय।